तो आज का जो टॉपिक है वो जेई मेंस का एक मॉक टेस्ट है फिजिक्स का। तो सीधा क्वेश्चंस देखते हैं इसके। 30 क्वेश्चंस का सेट है ये। पहले क्वेश्चन साथ के साथ सॉल्व करेंगे। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विद अ वेलोसिटी इक्वल टू 3/4 ऑफ, तुम्हें पता है कि वेलोसिटी कितनी है? 3/4 ऑफ एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी याद है क्या फॉर्मूला था एस्केप वेलोसिटी का? कि भाई इतनी एनर्जी हम देंगे कि वो एस्केप फ्रॉम द अर्थ हो जाए। एस्केप फ्रॉम द अर्थ का मतलब फाइनल एनर्जी कितनी होगी? Gmm डिवाइड बाई 0 पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी इनफाइनाइट में से घटा दूँ माइनस का Gmm डिवाइडेड बाई r ऑन द सरफेस से। तो यानी कि एस्केप वेलोसिटी का आपके पास फार्मूला जो आता है वो आता है सॉल्व करने के बाद 2g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई r आता है। r यहाँ पे क्या रेडियस ऑफ अर्थ है, r क्या यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। अब ये बोला है कि एक पार्टिकल हमने इतनी स्पीड से फेंका है। ऑब्वियसली अगर v स्पीड से फेंकता तो एस्केप आउट हो जाता, v से कम है 3/4 है, तो क्या ये एस्केप आउट होगा? नहीं होगा। तो मान लो कितनी हाइट तक गया? h हाइट तक गया। तो पता है सरफेस ऑफ अर्थ से फेंका, इसका रेडियस कितना r तो है ही। तो यानी कि ये जो मैंने एनर्जी दी है हाफ एम वी स्क्वेयर, v कितना है? 3/4 ऑफ एस्केप वेलोसिटी का स्क्वेयर। ये इतनी एनर्जी है कि फाइनली वो कहाँ तक जाएगा? Gmm डिवाइड बाई h हाइट तक गया, तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। मैं से घटा दूँ, इनिशियली कहाँ पे था? ऑन द सरफेस से फेंका है ना, तो सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? Gmm डिवाइड बाई r। तो अगर तुम देखो तो ये कितना आएगा? 9/16 हाफ m, और ये कितना होता है? 2gm। अच्छा ये स्मॉल m नहीं आता, m से m कट जाता है, 2gm बाई r। अब यहाँ पे देखो तो कितना हो गया बेटा? माइनस का g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई r प्लस में h, माइनस माइनस प्लस का g कैपिटल M डिवाइड बाई स्मॉल m। तो अब अगर मैं देखूँ तो इससे ये कट गया है ना, तो Gmm बाई r वाले को एक साइड ले लो, या ऐसा को ये माइनस वाला यहाँ पे जाएगा, प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा? प्लस का g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई r प्लस में h और इजिकल टू, ये 1 है, 1 में से 9/16 जाएगा, 1 में से 9/16 माइनस हो जाएगा, कॉमन कितना है? Gmm डिवाइडेड बाई r। तो इससे ये पूरा कट गया, यानी कि r बाई h इजिकल टू कितना हो गया बेटा? 16/7 ऑफ r आ गया। तो हाइट निकालनी है, हाइट कितना आ गया? 16 बाई कितना आएगा? 7 ही आएगा ना, उल्टा हो जाएगा। तो अब मेरे पास इसे h निकालोगे तो कितना होगा? r माइनस होगा तो कितना आएगा बेटा? 9/7 ऑफ r आएगा, यानी कि फाइनल आंसर कितना हो गया? b। कोई डाउट है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये जो तुमने एनर्जी दी है वो वर्क कर रहा है इन मूविंग अर्थ सरफेस से h हाइट तक। यानी कि मैंने क्या लगाया है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी फाइनली यहाँ पे पहुँच गया। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद है ना, माइनस का Gm1 m2 डिवाइडेड बाई सेपरेशन। तो फाइनली सेपरेशन कितना हो गया? h हाइट तक गया ये, तो आज जमा में h हो गया है ना, माइनस में इनिशियल कहाँ से फेंका मैंने? ऑन द सरफेस से। तो मेन कंसेप्ट पे फोकस देना है, ये कंसेप्ट यूज होगा, बाकी तो सॉल्व करके न्यूमेरिकली निकाल लोगे आप। कोई डाउट है? फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, आपको दिया हुआ है द इक्वेशन ऑफ SHM। तुम्हें देखो ये दिया हुआ है, तुम्हें पता है कि SHM की इक्वेशन हमने देखा हुआ है 11-12 दोनों में, dt स्क्वेयर प्लस में ओमेगा स्क्वेयर x इक्वल टू 0, यही होता है ना। तो अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करता हूँ तो देयरफॉर मेरे पास क्या दिया हुआ? डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर प्लस में कितना हो गया बेटा? 16x इक्वल टू 0 हो गया। तो यानी कि ओमेगा स्क्वेयर इक्वल टू 16 हो गया, तो ओमेगा कितना आ गया बेटा? 4। तो देयरफॉर टाइम पीरियड अगर मैं निकालूँ तो 2π/t होता है, तो ये कितना आ गया? 2π/, ओमेगा कितना है? 4। तो आंसर कितना आ गया? π/2। है कोई ऑप्शन ऐसा? बी। कोई डाउट है? हमें टाइम पीरियड निकालना है, हमें SHM की इक्वेशन ये दी हुई है और फाइंड आउट क्या करना है मुझे? टाइम पीरियड। तो SHM की इक्वेशन एक्चुअली होती है, कंपेयर कर दिया, इस वाली इक्वेशन पता है ना 2 डिवाइड में गया तो ये 16, यानी कि ओमेगा स्क्वायर 16 आ गया।
तो ओमेगा निकाल दिया, ओमेगा निकलती है टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता ही है 2π/ω हो जाएगा। क्वेश्चन सिंपल है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दो, आपको दिया हुआ एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ करंट कितना दिया हुआ है 30 एम्पियर, इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतना, द मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब इस वाली डायरेक्शन में मान लो करंट है, आई कितना जा रहा है, इसमें कितना फ्लो हुआ है बेटा 30 एम्पियर, और इसी के पैरेलल में आपको एक मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फील्ड, रिजल्टेंट फील्ड क्या, एक तो ये फील्ड होगी, दूसरा इसकी भी तो फील्ड होगी। अगर मैं देखूँ तो ये क्या जाएगा, इसकी फील्ड क्या होगी बेटा इनवर्ड होगी, तो यानी कि यहाँ पे 2 परपेंडिकुलर फील्ड होगी। तो फील्ड ड्यू टू वायर, वायर के थ्रू अगर मैं निकालूँ तो वायर के थ्रू फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है μ0I/2πr होता है, पता है ना बेटा। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 2 × 10⁻⁷। आई कितना दिया हुआ है, कितना 23, और कितनी डिस्टेंस पे बोला गया मुझे 2 सेंटीमीटर, यानी कि आर की वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूँगा कैसे 2 × 10⁻² लगा के। तो अगर तुम देखो तो ये कितना आ गया 30 × 10⁻⁷ आ जाएगा, नहीं -5 आ जाएगा, है ना। तो ये कितना आ गया 3 × 10⁻⁴ आ गया। ये तो आ गया V ऑफ वायर, और जो B अप्लाइड है वो कितना है बेटा 4 × 10⁻⁴ टेस्ला, दोनों एक यूनिट में आ गया। और दूसरी बात ये क्या इनवर्ड है, इनवर्ड के लिए अगर मैं मान लूँ K कैप है तो ये एक्स एक्सिस क्या लूँगा I, तो यानी कि नेट फील्ड कितना हो गया B नेट, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है तो कितना आएगा वही B ऑफ वायर का स्क्वायर प्लस में B अप्लाइड का स्क्वायर, है ना। अब तुम देखोगे तो ये है 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर यानी कि 5 आएगा, तो 5 × 10⁻⁴। कौन सा आंसर आ गया तीसरा। कोई डाउट है यहाँ तक, कोई डाउट किसी को? सिंपल है, आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है LR सर्किट का। LR सर्किट में आपको पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पे एक इंडक्टर और एक रेजिस्टेंस होता है, DC EMF अप्लाइड के केस में DC। तो जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ पे करंट क्या होता है वैरी करता है ना। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे करंट पहले 0 होता है फिर बढ़ता है, और क्या फॉर्मूला होता है I = I0 1 माइनस में e⁻⁻t/τ, वेयर टॉ क्या है यहाँ पे, वेयर टॉ क्या होता है टाइम कांस्टेंट, क्या होता है बेटा टाइम कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू याद है किसी को L/R होता है। चलो ये चीज़ें याद रखो कि भाई LR सर्किट में T टाइम पे इतना करंट होता है। ये LR सर्किट AC वाला नहीं है, ये DC वाला है, ट्रांजिएंट करंट के टॉपिक में था। करंट का फॉर्मूला जरा सा रिवाइज हो गया, अब पढ़ो क्या क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन पूछा है रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ एनर्जी यानी कि du/dt। तो पता है कि एनर्जी इन इंडक्टर कितना होता है, अगर मैं देखूं एनर्जी इन इंडक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा ½Li²। तो मुझे रेट ऑफ चेंज निकालना है यानी कि du/dt, हाफ यूं का यूं Li² का कितना हो जाएगा बेटा 2I फिर di/dt, 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया Li इंटू में di/dt। मगर ध्यान से देखना बेटा, मुझे किसके रिस्पेक्ट में ग्राफ है, सभी टाइम के रिस्पेक्ट में, तो टाइम में ये कन्वर्ट करना है। अब I की वैल्यू तो मुझे पता है, जब स्टार्टिंग में 0, यहाँ पे बोला भी हुआ है इनिशियली 0 करंट, इनिशियली 0 ही होता है, तो उस केस में I कितना हो गया I = I0 1 माइनस में e⁻⁻t/τ, टॉ वही R/L है, इंटू में इसका डिफ्रेंसिएशन, ये तो हो गया I की वैल्यू, इंटू में di/dt। यहाँ से अगर मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करके di/dt निकालूँ तो मैं पता है कि I0 तो अपनी जगह कांस्टेंट है, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस में इसका कितना आएगा e⁻t/τ इंटू में माइनस का 1/τ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कितना आ गया कोई बताएगा I0/τ इंटू में e⁻⁻t/τ, ये मेरे पास आ गया du/dt।
जरा ध्यान से देखना, ये तो आपने एक्सप्रेशन निकाला है, अब इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग कौन सा ग्राफ होगा वो मुझे देखना है। क्या कांस्टेंट ग्राफ है? बिल्कुल नहीं है, दोनों e की पावर बार है। अब बारी बारी पुट करेंगे। अगर मैं देखूं कि इफ t की वैल्यू 0 देन du बाई डी टी कितना होगा, सोच के बताइए du बाई डी टी कितना होगा, निकाल के देखिए एक बार। t की वैल्यू 0 होगी तो देखो ना, किसी यहाँ पे इस वाले में देखो t की वैल्यू किसी e की पावर 0 तो कितना हो गया, 1 हो गया, तो 1 में से 1 गया 0, तो du बाई डी टी कितना हो गया बेटा 0, कितना आ गया 0। तो क्या यहाँ पे 0 है, ये भी खत्म हो गया। एलिमिनेशन मेथड फॉलो करेंगे। अब t इक्वल टू 0 पे ये भी 0 ये भी 0, दो में से एक होगा ऑप्शन, कंफर्म है। अब आगे देखो इनफाइनाइट पे क्या होगा। अगर मैं कहता हूं कि इफ t इक्वल टू इनफाइनाइट देन du बाई डी टी कितना होगा, पता होना चाहिए कि e की माइनस इनफाइनाइट कितना होता है, 0 होता है। e की माइनस इनफाइनाइट कितना होता है बेटा 0। अब t की वैल्यू इनफाइनाइट रखा तो ये e की माइनस इनफाइनाइट हो गया, यानी कि ये भी 0 आ गया, यानी कि 0 पे भी 0 है, इनफाइनाइट पे भी 0 है, मीन्स बीच में बढ़ के फिर घटक भी गया होगा। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, वेरी गुड, बड़ा फिर इनफाइनाइट पे घट भी जाए, समझ में आ गया। इस तरह से हम वेरीफाई करते हैं ये एग्जैक्टली, क्योंकि इसका ग्राफ आपने बताया नहीं, यहाँ पे एक्सपोनेंशियली डिकेइंग का ग्राफ है। अगर मैं यूं तोड़ के भी बताऊं, यहाँ पे डिके कर रहा है और यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है, बढ़ेगा भी घटेगा भी, तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, ए, बढ़ भी रहा है घट भी रहा है। कोई डाउट यहाँ तक, लिखिए इसे। नो, अगला क्वेश्चन ध्यान दो। आपको दिया हुआ इन LCR सर्किट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस इज 8 वोल्ट, अक्रॉस कैपेसिटर इज 12 वोल्ट, अक्रॉस इंडक्टर। ध्यान दो यहाँ पे एक्चुअली रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है, कैपेसिटर, यानी कि LCR सर्किट है ना बेटा। आपको क्या दिया हुआ, वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ 8 वोल्ट, वोल्टेज ऑफ कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट, और वोल्टेज ऑफ इंडक्टर कितना दिया हुआ बेटा 6 वोल्ट, यही दिया हुआ है। मुझे क्या निकालना है, वोल्टेज करंट में निकालना है, समझिए ध्यान दो। तो देयरफॉर अब इफेक्टिव ईएमएफ याद है कितना होता है, यहाँ पे 12th का टॉपिक है, वी आर का स्क्वायर प्लस में वी एल माइनस में वी सी, जो भी बढ़ा हो, यहाँ पे बी सी बढ़ा है तो बी सी माइनस में वी एल करेंगे, यानी कि कैपेसिटिव बिहेवियर हो गएगा। तो यहाँ पे कितना होगा, पहले तो ये देख लो, ये कितना हो गया 8 का स्क्वायर प्लस में दोनों का डिफरेंस 6 का स्क्वायर, कितना आएगा बेटा 10 वोल्ट। तो यानी कि 10 वोल्ट की तो बैटरी अप्लाई की है, और क्योंकि कैपेसिटिव बिहेवियर है, कैपेसिटर में करंट क्या करता है, लीड करता है, तो करंट क्या करेगा, लीड करेगा। ऐसा है कोई ऑप्शन, वोल्टेज ऑफ द सोर्स लीडिंग द करंट, नहीं, करंट लीड करेगा क्योंकि कैपेसिटिव बिहेवियर है, कैपेसिटर में करंट लीड करता है, तो वोल्टेज लैग करेगा, है ना। तो वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट विल बी लेस देन द अप्लाइड वोल्टेज, ईच एलिमेंट में नहीं, एक में ज़्यादा भी हो गया, अप्लाइड कितना है 10 है। पावर फैक्टर कितना होता है, तुम देखो तो यहाँ पे अगर मैं, यहाँ पे ईएमएफ होता है, ये वीआर होता है, और ये वीसी माइनस में वी एल होगा, तो ये कितना दिया हुआ है बेटा, ये मेरे पास 8 है, ये कितना आ गया 6 आ गया दोनों का माइनस, और ये कितना आ गया 10 आ गया। तो पावर फैक्टर cos फाई होता है तीसरे ऑप्शन के लिए। पावर फैक्टर क्या होता है बेटा, cos फाई। cos फाई कितना होता है बेटा, वी आर बाय अप्लाइड, है ना, अप्लाइड वही ई हो गया। वी आर कितना है 8, अप्लाइड कितना है 10, तो कितना आ गया ये 4/5। पावर फैक्टर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, अच्छा सही 4, नन ऑफ दिस हो गया। फिर नहीं आया समझ में, कोई डाउट है यहाँ तक। पावर फैक्टर पता है ना, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस होता है, फाई, cos फाई। ये है नहीं, ये क्या है कि वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट विल बी लेस देन अप्लाइड वोल्टेज। भाई अप्लाइड वोल्टेज से कम है, देखो अप्लाइड कितना है 10, इसमें कितना 8, ठीक है लेस देन है, इसमें कितना है 6 लेस देन है, बट ये क्या हो गया मोर देन हो गया। तो ईच एलिमेंट में लेस देन नहीं है,
पहले ऑप्शन में क्या है, वोल्टेज ऑफ द सोर्स विल बी लीडिंग द करंट, नहीं, एक्चुअली यहाँ पे कैपेसिटिव बिहेवियर है। कैपेसिटिव बिहेवियर में अगर मैं देखूँ, ध्यान से सुनना, तो मैं पता है कि आई इस फेस में, वी आर भी इसी फेस में होता है ना। वी एल क्या जाता है, ऊपर जाता है, वी सी क्या जाता है, नीचे जाता है, पता है ना, वी सी नीचे जाता है, वी एल ऊपर जाता है। अब बड़ा कौन सा है, बी सी है, तो इन दोनों का इफेक्टिव ये आएगा, ये कितना हो गया, वी सी माइनस में वी एल हो गया, तो दोनों का रिजल्टेंट अगर मैं निकालूँ तो ये जाएगा। अब इसमें ईएमएफ क्या कर रहा है, लीड या लैग, लैग कर रहा है, दैट्स व्हाई। तो ईएमएफ लैग करेगा, ये गलत है। तो पहले तीनों ऑप्शन गलत है, ऑप्शन इज फोर्थ, ऑप्शन इज फोर्थ। अगला क्वेश्चन, ए गैस इज फाउंड टू ओबे, बढ़िया क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक्स का है। ए गैस इज फाउंड टू ओबे पी स्क्वेयर V is equal to constant. The initial temperature and volume TOB, the gas expand from 2B, its final temperature became. ध्यान दो, बेशक आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है PB की पावर कांस्टेंट में दिया हुआ है, मगर जो बात कर रहा है वो टेम्परेचर में करता है, तो यानी कि मुझे इसे टेम्परेचर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक ना। तो मैं पता है कि सिंस आइडियल केस है, सिंस हमेशा पता होना चाहिए कि पी बी इजिकल टू कितना होता है बेटा, पी बी इजिकल टू कितना होता है, आर टी मान लो या एन आर टी मान लो। तो यहाँ से पी निकालू तो कितना हो गया, आर टी बाय वी हो गया, ये वैल्यू इसमें पी स्क्वेयर यानी कि कितना हो गया, आर स्क्वेयर टी स्क्वेयर डिवाइड बाई वी स्क्वेयर इंटू में वी इजिकल टू कॉन्स्टेंट। व्हाट इट मीन्स, इट मीन्स टी स्क्वेयर बाई वी इजिकल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, टी स्क्वेयर इनिशियल डिवाइड बाई वी इनिशियल इजिकल टू टी स्क्वेयर फाइनल डिवाइड बाई वी फाइनल, यही मतलब हुआ ना, कांस्टेंट यानी कि इनिशियल ही फाइनल में कन्वर्ट होगा। तो अब टी इनिशियल कितना दिया हुआ बेटा, देखना टी नोड, तो टी नोड का स्क्वायर डिवाइड बाई वी इनिशियल कितना है, वी नोड इजिकल टू टी फाइनल हमें निकालना है, व्हाट विल बी फाइनल टेम्परेचर, टी फाइनल हमें निकालना है, और वी फाइनल कितना है, 2b नोड। तो इससे ये कट गया, तो टी फाइनल इजिकल टू कितना हो गया, √2 टाइम्स में टी इनिशियल। है कोई ऑप्शन इसका, ध्यान से देखना है आपको क्या दिया हुआ, पीवी में रिलेशन दिया हुआ है, मगर जो क्वेश्चन पूछा वो टेम्परेचर वॉल्यूम में पूछा है। आइडियल गैस मान के चलते हैं हम, तो पीवी इजिकल टू एनआरटी, तो यहाँ से टेम्परेचर और वॉल्यूम में हमने रिलेशन निकाल लिया। कोई डाउट है यहाँ तक, तो इसमें मुझे सॉल्व करना है। आगे बढ़े, now three object colored black, gray, white are thrown into the furnace where temperature of each contain a temperature of itna, then the object glow brighter। कौन सा ज़्यादा ब्राइटेस्ट ग्लो करेगा, ध्यान देना। तुम्हें पता है कि ये ग्राफ हमने पढ़ा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, किस में पढ़ा था हमने, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में। हमने देखा था कि यहाँ पे क्या था, इंटेंसिटी यानी कि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और यहाँ पे हमने वेवलेंथ के लिए देखा था, है ना। इंटेंसिटी बढ़ेगी, ब्राइटनेस बढ़ेगी, तो वेवलेंथ कम होगा सेम टेम्परेचर के लिए। सेम यहाँ पे हमने टेम्परेचर बढ़ाया है ना, अलग अलग। चलो देखते हैं क्या है। आपको दिया हुआ है 3 ऑब्जेक्ट है, ब्लैक, ग्रे, वाइट, आर थ्रोन इनटू द फर्नेस वेयर ईच ऑफ देम अटेन अ टेम्परेचर ऑफ 2000 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा ज़्यादा ब्राइटेस्ट ग्लो करेगा, ऑब्वियसली ब्लैक बॉडी सबसे ज़्यादा जो होगा ब्लैक बॉडी का, मगर ये नहीं बोला वो किस टाइप की बॉडी, ये कलर्ड में है ना बस। वैसे तो इंटेंसिटी क्या होती है, सभी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, खाली कलर्ड की है। अगर आइडेंटिकल होंगे तो तुम्हें पता है कि जो इंटेंसिटी यानी कि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर की पावर 4 के। और अगर मैं परफेक्ट ब्लैक बॉडी का मतलब ये नहीं कि कलर में ब्लैक हो,
फिर भी हम काफ़ी हद तक ब्लैक बॉडी को ब्लैक ही मानते हैं, तो उसके लिए कितना आता है, सिग्मा टी की 4 आता है। और बाकी अदर्स के लिए कितना होता है, अदर्स के लिए कितना होता है, सिग्मा अपसाला ई की 4। वे अपसाला क्या होता है, एमिसिविटी, और अपसाला की वैल्यू जो होती है, अपसाला की वैल्यू जो होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा किसके लिए होती है, ब्लैक बॉडी के लिए। तो अगर मैं ब्लैक को एज ए ब्लैक बॉडी मानूँ तो आंसर क्या आएगा, ब्लैक ऑब्जेक्ट। अदरवाइज अगर मैं मान लूँ कि सभी एक ही तरह के एलिमेंट है, एक ही सब्सटेंस है, तो उसके लिए ऑल ग्लो विद द सेम टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर सेम है तो क्या आएगा, ऑल ग्लो विद द सेम ब्राइटनेस। अब ये देखो कहीं पे लिखा हुआ आइडेंटिकल बॉडी है, ऐसे नहीं बोला गया ना। तो हम ब्लैक बॉडी को एक गुड एब्जॉर्बर मानेंगे यहाँ पे, और जितना ज़्यादा जो अच्छा एब्जॉर्बर होता है उतने ही ज़्यादा वो एमिट करता है, तो ब्लैक बॉडी को ब्लैक ऑब्जेक्ट ही मानेंगे, बी आंसर पे जाएंगे, ठीक ना। कोई डाउट है, लिखो इसे आगे ध्यान दो। अ मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर हैज 100 डिवीजन इन 5 सेंटीमीटर, ठीक है। मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर हैज 100 डिवीजन इन 5, यानी कि तुम्हें पता ना वर्नियर कैलिपर की, अगर याद हो मैंने वीडियो भी इसकी भेजी थी, उस समय तुम्हें पता है एक छोटा डिवीजन की वैल्यू कहते हैं मेन स्केल, छोटे डिवीजन की वैल्यू। और ये क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर को हमने कितने डिवीजन में डिवाइड कर दिया, 100, तो एक छोटा डिवीजन इतनी वैल्यू का होगा, है ना, कोई डाउट है। और वर्नियर की वैल्यू कितनी है, वर्नियर में 25 डिवीजन इज 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 25 डिवीजन हो गए, तो एक छोटे डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी, 1/25 होगी, कितनी होगी बेटा, 1/25 सेंटीमीटर। कोई डाउट है। अब मुझे क्या निकालना है, लिस्ट काउंट, याद है लिस्ट काउंट का फॉर्मूला मैंने बताया था, मेन माइनस में वर्नियर। अब मेन स्केल कितना, 5/100, वर्नियर कितना 1/25, ऐसा को 4 से इंटू 4 से डिवाइड, नीचे 100 हो गया, 100 बेस सेम है तो कितना आ गया, 1/100 आ गया, 1/100 यानी कि 0.01 सेंटीमीटर, नहीं यार समझो, तो कितना आ गया 0.01 सेंटीमीटर लिस्ट काउंट। ये कंसेप्ट पे कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, लिस्ट काउंट हमने बताया कि भाई मेन माइनस में वर्नियर स्केल होता है। मेन स्केल के छोटे डिवीजन की वैल्यू बताया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर में 100 डिवीजन कर दिए तो एक डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी, 5/100 हो गया। वर्नियर कैलिपर में बताया 25 सेंटीमीटर को, सॉरी 1 सेंटीमीटर में 25 डिवीजन कर दिए तो 1/25 इसकी वैल्यू होगी। कोई डाउट यहाँ तक, नो आगे ध्यान दो। इन ए सेमीकंडक्टर डायोड द बैरियर पोटेंशियल ऑफर अपोजिशन टू ओनली मेजॉरिटी कैरियर इन द बोथ। अच्छा, सेमीकंडक्टर डायोड में बैरियर पोटेंशियल ऑफर्ड अपोजिशन, तो मैं पता है बैरियर पोटेंशियल किसके लिए काम करता है भाई, मेजॉरिटी चार्ज के लिए पी के लिए यहाँ पे क्या आता है, नेगेटिव आता है ना, और एन के लिए यहाँ पे क्या आता है, पॉजिटिव आता है, एन के लिए पॉजिटिव आता है। तो अब यहाँ पे तुम देखोगे तो ये फर्दर इसके होल की मोमेंट को रोकता है, तो मेजॉरिटी को ये क्या करता है, अपोज करता है फ्रॉम बोथ द रीजन। कोई डाउट है यहाँ तक, लिखिए, ठीक है, मेजॉरिटी को अपोज करता है ये सेमीकंडक्टर डायोड। अगला क्वेश्चन ध्यान दो। ए प्रोग्रेसिव वेव y इक्वल टू आपको दिया हुआ है a sin kx माइनस में ओमेगा टी इज रिफ्लेक्टेड बाय द रिगेट स्लॉप। तो रिफ्लेक्टेड वेव मैंने तुम्हें बताया हुआ है, कभी भी कोई वेव, पहले तो ये देखो यहाँ पे माइनस साइन आ गया तो कहाँ पे मूव कर दिया, अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बताओ चाहिए ये वाली वेव इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पहली बात तो ये पता करना होता है हमें। अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी कि ये वेव यूं जा रही है ना, यानी कि इस वे में, और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट कर रही है तो ये यूं मूव करेगी, यानी कि रिफ्लेक्टिंग वेव कैसी मूव करेगी, रिफ्लेक्टिंग वेव देखो तो ए साइन के एक्स, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस में तो प्लस में आ जाएगा ओमेगा टी, एक तो ये आ गया प्लस में। अब ये देखो रिगिड वॉल के साथ कर रही है, तो रिगिड वॉल पे मैंने बताया था कि हमेशा एक एडिशनल फेस आता है कितने का, पाई का।
जो चीज़ नहीं पता उसे याद भी करते जाओ। हाँ भाई, रिफ्लेक्शन में ऐसा होता है, एक तो डायरेक्शनल पॉजिटिव आती है तो प्लस का माइनस आ जाएगा, और अगर रिगिड वॉल है तो एक पाई का एडिशनल फेस आ जाएगा। अब पाई का एडिशनल फेस तुम्हें पता है कि साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है बेटा, ओ सॉरी पाई प्लस में थीटा अगेन साइन थीटा होता है, प्लस का ही होता है या माइनस का? माइनस का होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये कितना आ गया, माइनस का ए साइन के एक्स प्लस में ओमेगा टी। तो कौन सा ऑप्शन आ गया? डी ऑप्शन। कोई डाउट है? समझ में आ गया? जो चीजें नहीं पता वो याद करते जाओ। हाँ भी, ये सभी होता है। एक मॉक टेस्ट में काफी हद तक की चीजें बहुत याद हो जाती है ना। अगला ध्यान दो, आपको दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल नोट ऑफ ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ इतना एज इतना, स्पीड ऑफ साउंड इतना, फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल टोन ऑफ क्लोज पाइप। अब ध्यान दो, इसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप की याद है कितना होता है? V/2L। ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ये। क्या बताया मैंने? ये है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। इसी तरह से अगर मैं आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप बताऊं तो बेटा क्या आएगा? क्लोज की अगर मैं देखूं तो V/4L आता है, याद है? क्लोज का इतना आता है। तो यानी कि सेम लेंथ के लिए, अगर सेम लेंथ है, देखो सेम लेंथ है क्या? द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल टोन फॉर ओपन ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ इतना, स्पीड ऑफ साउंड इतना। द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल टोन फॉर क्लोज ऑर्गन पाइप, ऑब्वियसली सेम लेंथ होनी चाहिए। तो सेम लेंथ के लिए अगर मैं देखूं, फॉर सेम लेंथ के लिए जो क्लोज की है वो ओपन का क्या है? हाफ नहीं है। तो ओपन का अगर कितना है 320 है तो इसका आधा कितना हो गया बेटा? 160। नहीं आया समझ में? अगर सेम लेंथ, हालांकि इसमें ऐसा कुछ बोला नहीं गया है, ठीक है, बट मैं सेम लेंथ, क्योंकि लेंथ का कोई जिक्र ही नहीं किया, तो इसी वजह से मैं ये मानूंगा। अच्छा, ये तो मैंने उसके लिए बताया, किसके लिए? एनएथ के लिए, सॉरी फंडामेंटल के लिए। अगर मुझे इसकी ओपन की एनएथ की फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो कितना होता है? एन टाइम्स में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, इसकी फंडामेंटल, मगर इसमें एनएथ का अलग होता है। अगर मुझे क्लोज में एनएथ की फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो यहाँ पे क्या होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है ऑफ, हाँ यहाँ पे इवन हार्मोनिक मिस होते हैं। क्लोज में इवन हार्मोनिक मिस होते हैं। जैसे सीधा एन की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता तो फर्स्ट आ गया फंडामेंटल, 2 पुट करूँगा तो थर्ड हार्मोनिक आएगा, सेकंड हार्मोनिक यहाँ पे मिस होती है, नहीं होती, याद रह जाएगा। तो खैर यहाँ पे फंडामेंटल की बात करिए, इसी वजह से मैंने सीधा इसे कंपेयर कर दिया। अगर मुझे बोला जाता है इसकी सेकंड और इसकी फिफ्थ तो मैं फॉर्मूला और ज़्यादा यूज करता, मगर यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है। कोई डाउट है यहाँ तक? यहाँ पे सिंपल है, इन्हीं दो फॉर्मूले से कंसेप्ट हो जाएगा अपना, एक ये दूसरा ये। कोई डाउट है? आगे बढ़े ना। आपको दिया हुआ है ए बॉक्स कंटेनिंग एन मॉलिक्यूल ऑफ परफेक्ट गैस एट टेम्परेचर T1 एंड प्रेशर P1, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन द बॉक्स इज डबल्ड कीपिंग टोटल एनर्जी ऑफ द गैस सेम एज बिफोर, द न्यू प्रेशर एंड टेम्परेचर विल बी। समझिए मेरी बात, पहले बॉक्स में कितने एन मॉलिक्यूल्स हैं, है ना? अब P1 यानी कि पहले बॉक्स में N1 N है, प्रेशर P1 है और टेम्परेचर T1 है। दूसरे बॉक्स में N2 को हमने क्या कर दिया? डबल कर दिया। P2 और T2 क्या होगा? इफ द टोटल एनर्जी इज सेम एज बिफोर, टोटल काइनेटिक एनर्जी।
आपको पता है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कितना होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, एक मॉलिक्यूल का क्या होता है हाफ mc², और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में n आता है, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे एक मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इतनी। अब मुझे बोला गया कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है, यानी कि पहले वाले का n1 हाफ mc कितना होता है बेटा, c होता है RMS स्पीड जो कि कितना होता है 3RT बाय कैपिटल M, क्या होता है 3RT बाय कैपिटल M, तो ये कितना आएगा 3RT1 बाय कैपिटल M। मोलर मास हमें नहीं पता, क्या दोनों का सेम है, एक ही मॉलिक्यूल है ना, एक ही गैस है तो मोलर मास भी सेम होगा, एक ही है ना, हाँ उसी गैस में, तो मोलर मास सेम होगा, तो ये M ही रहने दो। दूसरे वाले में नंबर ऑफ टर्न्स डबल हो गए, N1 का है ना, ये हटा दो इसे, बेसिक N ही है, और अंदर क्या हो गया 1/2 मास ऑफ मॉलिक्यूल 3R टेम्परेचर T2 हो गया डिवाइड बाई M। देखो क्या क्या चीज़ सेम है, हाफ M R और M, हाफ M R और M सेम है, तीन भी सेम है, तो यहाँ पे क्या बच गया बेटा, कुछ नहीं बचा ना, 1 बचा है, नहीं T1 बचा है बस, और यहाँ पे क्या बच गया, अच्छा N से N भी कट गया, यहाँ पे ट्वाइस में T2 आ गया, यानी कि T2 इज नथिंग बट T1 का हाफ, और काइनेटिक एनर्जी प्रेशर पे इंडिपेंडेंट, तो आंसर क्या आ गया बी। कोई डाउट है? अच्छा यहाँ पे वॉल्यूम क्या सेम है, 2 मिनट एक बार देखना, हाँ बॉक्स से तो वॉल्यूम सेम है, तो प्रेशर का भी रुको, अभी प्रेशर का भी रुको, तो मैं बताया कि फॉर्मूला क्या होता है, PV = nRT, है ना, वॉल्यूम कितना हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गए N R T1 बाय P1, और दूसरे केस में ये कितना हो जाएगा, दिस इज वॉल्यूम तो सेम है क्योंकि बॉक्स सेम है, दूसरे केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो गया बेटा 2N R, टेम्परेचर कितना हो गया बेटा T1/2 हो गया डिवाइड बाई प्रेशर P2 मान दो। अब देखो क्या ये सेम है, हाँ एकदम सेम आ गया, तो तुम देखे दो ना P1 = P2, तो ठीक है आंसर यही है। वॉल्यूम भी एक बार चेक कर लेना, बाई चांस सेम आ गया ना, नंबर ऑफ टर्न्स डबल हो गए और T हाफ हो गया तो कट गया वो, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डबल हो गए। अच्छा आप सोचेंगे सर यहाँ तो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, तो हमने मॉलिक्यूल क्यों लिखा, क्योंकि एक मोल में फिक्स है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एवोगैड्रो नंबर है ना, एवोगैड्रो इनटू में n मॉलिक्यूल्स बोला ही हुआ है, तो उसके हिसाब से कर दिया। वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, PV = nRT में। अगला ध्यान दो बगैर, a fraction F1 of radioactive sample remain in one mean life and fraction F2 remain in one half life। बहुत बढ़िया, ध्यान दो, ये कहता है कि फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट इनिशियल, इसे कहते हैं फ्रैक्शन। तुम्हें पता है कि रेडियोएक्टिव डीके में T टाइम पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होता है वो इनिशियल का e⁻⁻T होता है T टाइम पे, वे लैम्डा क्या होता है 1/τ, टॉ क्या यहाँ पे एवरेज टाइम, टॉ क्या यहाँ पे एवरेज टाइम, ठीक है। तो अब पहले केस में यानी कि n/n0 देखो तो कितना आ गया e⁻⁻T हो गया। अब पहले केस में आपको बोला गया है कि टाइम कितना है, मीन लाइफ है, F = F1 हो गया जो कि e⁻λ, कितना हो गया बेटा यहाँ पे 1/ यानी कि टॉ हो गया मीन लाइफ, तो यहाँ पे लैम्डा इंटू में टॉ कितना होता है 1, तो ये कितना हो गया e⁻⁻1 कट गया ना, ये यहाँ पे कह रहा है T = τ,
मगर दूसरे में क्या कह रहा है F2 e की पावर माइनस का लैम्डा, मगर t यहाँ पे जो क्या है वो हाफ लाइफ है, क्या है हाफ लाइफ दूसरी केस में F2। अच्छा ये भी पता होना चाहिए जो हाफ लाइफ होता है, हाफ लाइफ वो होता है जब ये n कितना हो जाता है, n नोड का हाफ हो जाता है, ये हाफ लाइफ होता है t। हम इसे t हाफ से नोट करते हैं, तो ये मैंने गलत वे में लिख दिया, एक्चुअली ये t हाफ यूँ लिखते हैं, t हाफ जब ये t कितना हो हाफ लाइफ हो। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे n नोट इससे ये कट गया, तो e की पावर माइनस का लैम्डा t हाफ इज नथिंग बट कितना हो गया 1/2। तो यानी कि ये वैल्यू कितनी है 1/2। अब ये वैल्यू कितनी है 1/e। अब कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो पता है कि अप्रॉक्सीमेट e की वैल्यू होती है 2.7, क्या होती है 2.7 अप्रॉक्सीमेट e की वैल्यू। तो यानी कि f1 अगर मैं देखूँ तो f1 जो हो गया वो 1/2.7 हो गया, जबकि f2 देखूँ तो कितना हो गया 1/2 हो गया। तो कौन सा छोटा है, ये वैल्यू छोटी होगी ना, तो देयरफॉर f2 जो हो गया वो बड़ा हो गया f1 से। पता है ना जितना डिनोमिनेटर में बड़ी क्वांटिटी होगी उतनी छोटी वैल्यू जो जाएगी। तो f1 छोटा है f2 बड़ा है, कौन सा ऑप्शन है सर तीसरा। ये याद रखो, बढ़िया कंसेप्ट था वैसे तो ये, इसे याद रखो आप। और t ये भी वैल्यू याद रखो, कहाँ से निकाली मैंने इसकी वैल्यू, ये हाफ होता है लैम्डा t की वैल्यू हाफ। लिखिए बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। नो नेक्स्ट ध्यान दो, आपको दिया द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ क्लोरीन न्यूक्लियस इतना, फाइंड द एटॉमिक मास, फाइंड इट्स एटॉमिक मास। बाइंडिंग एनर्जी दिया हुआ है, एटॉमिक मास निकालना है। निकाल दोगे, कैसे निकालोगे? एक्चुअली आपको क्या करना पड़ेगा, इस पे कितने तो प्रोटॉन है पता है हमें, न्यूट्रॉन कितने वो भी हमें पता है, तो मास इसका कितना हो गया अगर मैं देखूं तो कितना हो गया बेटा 17 इंटू में प्रोटॉन कितने 1.007825 प्लस न्यूट्रॉन कितने बेटा इसमें 35 माइनस में 17 न्यूटन हो गए। एक न्यूटन का मास कितना है 1.008665, ये इसका मास आ जाएगा। एक बार निकालना कितना आ गया, कैलकुलेट करना पड़ेगा, निकालिए एक बार जल्दी। ये निकाला तो ये कितना आया 17.13325 प्लस में इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो कितना आ गया 18 इंटू में 18.1 5597 फिर दोनों का ऐड किया तो कितना आ गया 35 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, तो 35 पॉइंट समथिंग आएगा। याद है 289 मगर पता होना चाहिए एग्जैक्ट आंसर। वैसे तो हमने गिवन डाटा के अकॉर्डिंग निकाला, ये ठीक निकाला है, मगर स्लाइटली कम होता है, क्योंकि तभी तो मास डिफेक्ट का कंसेप्ट आता है ना। मास डिफेक्ट क्या होता है, मास ऑफ न्यूक्लियाई, जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं उसमें से मास ऑफ न्यूक्लियस घटा देते हैं, मतलब न्यूक्लियस का मास उसके न्यूक्लियॉन्स, हमने न्यूक्लियॉन्स का मास निकाला है ना, इससे स्लाइटली कम होता है। तो स्लाइटली कम होने की वजह से आंसर ये जाएगा सी। ठीक है, अगर वेरीफाई करना है तो ऐसा को इन दोनों को घटाना, एक बार घटाओ कितना आया, कैलकुलेटर है ना, एक बार घटाओ, दोनों को घटाओ एक बार। ये जो मास डिफेक्ट है
उसे 9 थी 1 से मल्टीप्लाई करना, कितना आएगा? ये आ जाएगा 362.157। कितना आया? 362.157। 300। चलो फिर तो यानी कि इससे ज़्यादा ही होगा तो हम आंसर यही लेंगे, फोर्थ। वैसे फोर्थ लेना नहीं चाहिए, मैंने बताया कि स्लाइटली कम होता है, इससे स्लाइटली कम में हम देखेंगे 35 के आसपास ही कोई होता तो वही लेते, तो 35 के आसपास ही हो गया, मगर इतने में बहुत ज़्यादा आ गई है, ये निकाला है ना, बट आंसर ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी वजह से, और ये मैंने कैलकुलेट, हालांकि ये वैल्यू वो देगा तब हम ये कैलकुलेशन कहेंगे, अदरवाइज कैलकुलेशन का कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे, ठीक है। चलो इसके समझ में आई ना हमने क्या निकाला है, वही जेड एम पी प्लस में ए माइनस में जेड एम एन, ये होता है एटॉमिक मास, हालांकि इससे स्लाइटली कम होता है न्यूक्लियस का मास, ठीक है। आगे लिखिए, आपको दिया हुआ है द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ मेटल फॉर अ सर्टेन मेटल इज म्यू, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी डबल इंसिडेंट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इतना है। ध्यान दो, तुम्हें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, एच न्यू माइनस में एच न्यू नोड। पहले केस में जो फ्रीक्वेंसी वो डबल कर दी हमने थ्रेशोल्ड की, और ये तो थ्रेशोल्ड ही है, तो कितना हो गया एच न्यू नोड। इसकी वैल्यू, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ना, ये वैल्यू आपको कितनी है दी, 4 × 10⁶ आ गई। नहीं, ये वेलोसिटी आई है, सॉरी वेलोसिटी यानी कि हाफ एम, पहले वाले केस में वेलोसिटी। चलो इसे हटाइए अभी, है ना, इसे हटा देते हैं। पहले केस में ये आगे निकल के ना, दूसरे केस में ध्यान दो, अब हमने फ्रिक्वेंसी कितनी कर दी 5, तो अब कितना हो गया, हाफ एम वेलोसिटी v2 का मान लो, इजिकल टू कितना आएगा, h इंटू में 5 टाइम्स में म्यू नोड में से h म्यू नोड घटा दूँ तो कितना आ गया, 4h म्यू नोड आ गया, हाफ एम v2 का स्क्वायर। ना दोनों को डिवाइड करना एक बार, v1/v2 का स्क्वायर, आपके पास कितना आ गया 1/4, यानी कि v1/v2 इजिकल टू कितना आ गया बेटा 1/2 आ गया। तो हमें दूसरे की वेलोसिटी निकालनी है, दूसरे वाले केस में v2 इजिकल टू ट्वाइस में v1, यानी कि ट्वाइस में वेलोसिटी कितनी दी है 4 × 10⁶, तो कितना आ गया 8 × 10⁶, कितना आ जाएगा 8 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट है यहाँ तक? पक्का कोई डाउट नहीं है? लिखिए आगे ना, अगला ध्यान दो, समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन, एन अल्फा पार्टिकल एंड ए प्रोटॉन आर फायर्ड थ्रू द सेम मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू देयर वेलोसिटी वेक्टर। अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन दोनों मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक है। हमें निकाला हुआ है द अल्फा पार्टिकल एंड द प्रोटॉन मूव सच दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ देयर पाथ इज सेम, दोनों का रेडियस क्या सेम है। तुम्हें पता है कि इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में, इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है बेटा, जो रेडियस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है mv/bq। अब रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल इजिकल टू रेडियस ऑफ प्रोटॉन, दोनों का सेम है ना, ये लिखा है ना, इफ दे मूव विद द सेम रेडियस, तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया mv ऑफ किसका भाई, अल्फा डिवाइड बाई p चार्ज ऑफ अल्फा इजिकल टू mv ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई b चार्ज ऑफ प्रोटॉन। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि तुम्हें पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लैम्डा की बात है, वेवलेंथ की, है ना, है ना। तुम्हें पता है कि mv इजिकल टू कितना होता है h/λ, पता है डी ब्रोगली क्या कहता है h/mv होता है ना। तो अब ये क्या आएगा h/λ ऑफ अल्फा, है ना बेटा, b चार्ज ऑफ अल्फा कितना होता है 2 चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है। अल्फा का जो चार्ज होता है वो डबल होता है प्रोटॉन के, पता है, ठीक है, पता होना चाहिए आपको। इजिकल टू ये कितना हो गया h/λ ऑफ प्रोटॉन b चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अब क्या चीज कट रहा है, आप देखो तो b से b कट रहा है, q से q कट रहा है, s से h कट रहा है। हमें निकालना क्या है, इसे यहाँ पे ले जाओ तो दीज इम्प्लाइज क्या आएगा लैम्डा ऑफ अल्फा डिवाइड बाई लैम्डा ऑफ प्रोटॉन इजिकल टू, ये यहाँ पे क्या है ना
यहाँ पे क्या बच गया 1/2। है कोई ऑप्शन ऐसा? पहला। कोई डाउट है? ठीक है, लिखोगे? आगे ध्यान दो। आपको दिया हुआ है कि इफ एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सरफेस ऑफ इनर मोस्ट सफेयर इज जीरो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ इनर मोस्ट सफेयर, यानी कि इस वाले का पोटेंशियल कितना है? जीरो दिया हुआ है। देन द रिलेशन बिटवीन R1, R2 एंड R3। बहुत बढ़िया। देखो पता है कि इनर का, अच्छा इसमें एक नोट्स में पता होना चाहिए कंसेप्ट में क्या है, समझिए। अगर किसी सेल के अंदर का पोटेंशियल निकालना V इनसाइड किसके इक्वल होता है? B आउटर सरफेस के, जो कि Q डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन R होता है ना। और V आउटसाइड निकालो तो कितना होता है? ये तो इनसाइड तक ही होता है, आउटसाइड में निकालो तो Q डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन R होता है। पता है ना इस बात का? हाँ बेटा पता है ना, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे इनसाइड निकालना है। यहाँ पे 3 अलग अलग चार्ज है। इस पे चार्ज मान लो Q1 है, इसका चार्ज मान लो Q2 है, इसका चार्ज मान लो Q3 है। तो V अंदर वाले सेल पे, इनर सेल पे, एक तो Q1 की वजह से होगा, इनसाइड है तो Q1 डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन R1 होगा। दूसरा Q2 की वजह से होगा, ये भी इनसाइड है मगर Q2 के इनसाइड है। Q2 का रेडियस कितना है? 4 एप्सिलॉन, बोलिए बेटा, R2 होगा। और ये Q3 का भी इनसाइड है, तो यहाँ पे भी इनसाइड में पता है ना आउटर रेडियस लेते हैं, Q3 डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन, इसका रेडियस कितना है? R3। अच्छा ध्यान दो, तुम्हें पता है कि सिग्मा क्या होता है? चार्ज अपॉन में एरिया, चार्ज अपॉन एरिया होता है ना, पाई आर स्क्वायर। तो चार्ज अगर मैं निकालूँ तो सिग्मा इंटू में सरफेस एरिया। तो अब Q1 अगर मैं निकालूँ, Q1 इस वाले का चार्ज है, Q1 हो गया सिग्मा इंटू में इसका सरफेस एरिया कितना है बेटा? 4 R1 का स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन R1, यही आएगा। दूसरे वाला ये माइनस का है, तो माइनस का सिग्मा इंटू में 4 R2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन R2, प्लस में तीसरे वाले में सिग्मा प्लस का है, प्लस इंटू में 4 R3 का स्क्वायर डिवाइड बाई, बोलिए बेटा, 4 एप्सिलॉन R3। अब देखो तो कितना आ गया? 1 बाई एप्सिलॉन, सिग्मा बाई एप्सिलॉन कॉमन निकाल लो आप। अच्छा यहाँ पे भी 4 था ना, 4 से 4 कट गया सभी का, है ना। तो यहाँ पे कितना बच गया? R1। यहाँ पे कितना बच गया? माइनस का R2। यहाँ पे कितना बच गया? प्लस का R3। और ये हमें कितना दिया हुआ है? 0 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया? दीज इम्प्लाइज R2 जो आया है वो R1 प्लस में R3 आया है। कोई ऑप्शन ऐसा? अच्छा मैंने तो इसी में लिख दिया, ये आ गया थर्ड ऑप्शन। नहीं आया समझ में? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है, सिंपल क्वेश्चन है। हमें दिया हुआ है स्मॉल सफियर ऑफ मास m कैरिंग ए चार्ज q अटैच्ड टू वन एंड ऑफ एन इंसुलेटिंग थ्रेड। Sorry, a small charge है sphere of mass m carrying a charge q is attached to one end of a insulating thread of length a and other end of which is fixed at 0 as shown in the figure। बहुत बढ़िया, ठीक है। The electric field कहाँ पे? There exists a electric field of uniform, ठीक है। The minimum velocity with which, sorry, the minimum velocity which should be given to the sphere at a0, ये वाला जो पॉइंट दिया हुआ है वो a,0 दिया हुआ है और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? a है, ठीक है, a है। कितनी मिनिमम वेलोसिटी दूं सो दैट इट एवर टू कंप्लीट द सर्कुलर पाथ, ताकि ये यहां से सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर सके। तो पता है सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने के लिए मैं उसे सेंटीपिटल फोर्स दूंगा, सेंटीपिटल फोर्स, ठीक है। और ये सेंटीपिटल फोर्स आएगा कहां से?
ये सेंटीमीटर फोर्स आएगा कहाँ से? इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज से, QE से। कुछ और भी दिया हुआ है, देखो एक बार। A sphere of mass m carrying a charge q is attached to one end of insulating thread। अच्छा थ्रेड भी है भाई, 2 मिनट, थ्रेड भी है। तो फिर ये टेंशन की इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड का है ऊपर की ओर है। द मिनिमम वेलोसिटी दैट शुड बी गिवन टू, तुम्हें पता है ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ना कंप्लीट करने के लिए, तो यहाँ पे 3G। तुम्हें पता फोर्स तो हमेशा ऊपर ही लगेगा। अगर मैं किसी भी इंस्टांट पे फोर्स देखूं, किसी भी इंस्टांट पे, मान लो यहाँ पे आ गया थीटा एंगल पे, ये तो ए है, फोर्स की डायरेक्शन क्या पे लगेगी? हमेशा ऊपर लगेगा, प्लस क्यू है या माइनस क्यू है? अच्छा नीचे की ओर है ना, सही। फोर्स कहाँ पे लगेगा? नीचे की ओर। कितना लगेगा? QE, है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ पे लगेगा? mv²/r, यहाँ पे लगेगा। और यहाँ पे क्या हो गया? टेंशन T। तो किसी भी इंस्टांट पे इसका जो टेंशन की इक्वेशन होगी वो बनेगी mv²/r माइनस में QE इंटू में cos थीटा बनेगा। और मिनिमम से मिनिमम कब होगा टेंशन? जब ये ऊपर होगा, है ना। मिनिमम टेंशन के लिए mv²/r और माइनस में ये कितना हो जाएगा? QE, मिनिमम के लिए QE हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू कितना होगा? 0 टू कंप्लीट सर्कुलर पाथ के लिए, पता है ना, जैसे कंप्लीट कर में ये यूज करते हैं हम। तो यानी कि वेलोसिटी कहाँ पे होगी? ऊपर की वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी एट ए पॉइंट मान लो ये वाला है, तो वेलोसिटी एट ए कितना आ गया बेटा? RQE डिवाइड बाय m, यही आएगा ना का रूट। अब तो पता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर मैं यूज करूँ तो जितनी एनर्जी यहाँ पे होगी उतनी एनर्जी यहाँ पे होगी। तो ये A मान लो, ये C मान लो, और जितनी यहाँ पे स्पीड होगी उतनी यहाँ पे ऊपर होगी। तो एनर्जी एट A इज इक्वल टू एनर्जी एट C, है ना। अब एनर्जी एट A कितना होगा बेटा कंजर्वेशन के हिसाब से? हाफ m वेलोसिटी एट A का स्क्वायर, C पे O प्लस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे? प्लस में पोटेंशियल एनर्जी तो बनेगी। वैसे तो अगर मैं बताऊँ ना, इसे कंपेयर कर दूँ, तो मैं याद है मैंने तुम्हें सर्कुलर मोशन में बताया था, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होती है? 5gr, यहाँ पे कितनी होती है? √3gr, और यहाँ पे कितनी होती है? रूट में gr। तो आप समझिए ये जो वैल्यू है वो gr की वैल्यू है, ये g है। QE/m फोर्स बाई मास एक्सेलरेशन होता है ना, फोर्स बाई मास कितना हो गया? gr। तो हमें यहाँ पे बोली गई है, तो इस जगह पे वेलोसिटी √3gr होगी, पता है ना। QE/m ये g की तरह काम कर रहा है। तो आंसर सीधा कंपेयर करके निकाल दो, सेकंड आंसर। गुड आउट यहाँ तक, लिखिए इसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास। आपको दिया हुआ इन द सर्किट डायग्राम द चार्ज ऑन द कैपेसिटर ऑन ए और बी। तुम्हें पता है कि कैपेसिटर यहाँ पे 2 है, एक ये ए है, दूसरा ये बी है, दोनों पे चार्ज। अब अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ तो ये कैसा सर्किट होगा बेटा? ये V वोल्ट है, बी के साथ में ये एक बी कैपेसिटर है, कितने कैपेसिटेंस का? 2C का। एंड देन उसके बाद आपके पास ध्यान दो, इस पॉजिटिव और इस 2C के साथ एक ये C है ना बेटा। अगर मैं देखूँ तो ये 2 कैपेसिटर और यहाँ पे लगे हुए पैरेलल में, ये A कैपेसिटर है और ये D कैपेसिटर है, समझ पा रहे हैं? आप देखो तो इस दोनों के, इन दोनों के पैरेलल में एक ये वाला कैपेसिटर लगा हुआ, एक ये वाला, इसे मैंने दोनों एक ही साइड बना दिया, तो इसका सिंपलीफाइड सर्किट ये बनेगा। अब कैपेसिटर से CC पैरेलल में तो क्या होंगे? डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। अगर मैं इन दोनों का देखूँ तो कितना हो गया बेटा? 2C, और 2C और 2C ये क्या हो गया? सीरीज में हो गया। तो C इफेक्टिव कितना हो गया? सीरीज में दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाई सम,
तुम्हें पता आइडेंटिकल तो हाफ हो जाएगा 2c प्लस में 2c, रेसिप्रोकली ऐड किया तो कितना आ गया c, यानी कि c इफेक्टिव इतना हो गया। अब में से बोला गया कि चार्ज ऑन b, तुम्हें पता है b पे जो चार्ज होगा वो टोटल होगा q चार्ज हो गया है, यहाँ पे आके 2 क्योंकि आइडेंटिकल है, यहाँ पे q/2 हो गया, यहाँ पे भी q/2, वापस कंबाइंड होके b में कितना आ गया बेटा q गया। तो चार्ज ऑन b निकालूं तो टोटल चार्ज कितना होगा c इफेक्टिव इंटू में बोल्ट पोटेंशियल cb, तो ये आ गया b का चार्ज। b का चार्ज कितना है cb, रेस्पेक्टिवली b cb ये भी है, b cb ये भी है, तो दो में से एक ऑप्शन होगा, ऑब्वियसली ये एलिमिनेट हो गए दो ऑप्शन, है ना। नाउ अब आगे क्या पूछा हुआ है, चार्ज ऑन ए बी। अब तुम्हें पता है कि चार्ज ऑन ए कितना हो गया, चार्ज ऑन ए ऑब्वियसली q/2 हो जाएगा, हाफ हो गया ना, डिवाइड हो गया पहले में, इक्वल है, तो ये कितना आएगा cb/2। तो फाइनल आंसर दो कौन सा हो गया, फोर्थ आंसर। नहीं आया समझ में, कोई मुश्किल है, सिंपल है। अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 19। इसका तुम देखो तो वोल्टेज वर्सेज आई ग्राफ है, ये डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। हम टॉपिक जो पढ़ते हैं कि भाई एक सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर लगाया हुआ है, तो टर्मिनल पोटेंशियल वर्सेज आई का ग्राफ याद है ना, फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू E माइनस में IR। ये ग्राफ ऐसा जाता है। आप अगर थ्योरी पार्ट देखोगे तो CBSE क्लास में भी मैंने बताया हुआ, ये कॉम्पिटिशन में तो आता ही है कि ये वाला जो पॉइंट होता है वो क्या होता है E, और ये वाला पॉइंट क्या होता है E/R, क्या होता है E/R। तो अब आपको क्या पूछा हुआ इस फिगर में, एक तो EMF बताना, दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये क्या होगा, EMF होगा, तो यहाँ पे EMF कितना हो गया बेटा 2.0 वोल्ट, है ना, और ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा E/R। तो तुम्हें पता है कि ऑल्सो E/R कितना है, बोलिए बेटा E/R कितना है 5, तो मुझे R निकालना है, वो कितना होगा E/5। E कितना है बेटा 2 डिवाइड बाई 5, कितना आ गया 0.4। ये कोई ऑप्शन है सर, ऑप्शन बी। कोई डाउट है, पढ़ा हुआ है ना। अगला क्वेश्चन, कोई डाउट था उसमें, कोई डाउट हो तो बताओ मुझे। क्या ये E/R कैसे आया, ये दोनों चीजें ना हम इक्वेशन से निकालते हैं, ध्यान दो। ऑन द y एक्सिस पे v की वैल्यू 0 है, v 0 है तो कितना हो गया E माइनस में IR, सॉरी x एक्सिस पे पता ना, यहाँ पे v कितना होगा 0, तो उस जगह पे जो I होगा वो I कितना होगा बेटा E/R होगा। इस जगह पे जो I होगा, यानी कि ये जो I है वो कितना होगा E/R, और जहाँ पे यहाँ पे I0 है ना, अगर मैं I0 कर दूँ तो उस जगह पे V किसके इक्वल होगा E के, तो I0 यहाँ पे, तो ये जो V है वो किसके इक्वल होगा E के। तो ये याद करवाए, ये E है, ये E/R, ये 2 पॉइंट याद करो, ठीक है। 12th में मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है ये ग्राफ ना। आगे ध्यान दो, अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार ये एडवांस लेवल में भी आया हुआ है इस टाइप के क्वेश्चंस। आपको दिया हुआ है सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिया हुआ A, इज मेड अप ऑफ मटेरियल whose resistivity डिपेंड ऑन द डिस्टेंस R फ्रॉम द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। ध्यान दो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपके पास क्या दिया हुआ है, ये एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जिसकी लेंथ कितनी है बेटा L, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है A, ये जो एरिया वो कितना है A। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इसकी जो रेजिस्टिविटी है, क्या कांस्टेंट है रेजिस्टिविटी, इसकी जो मेड ऑफ मटेरियल वो रेजिस्टिविटी डिपेंड ऑन R, तो क्या रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है यहाँ पे, नहीं। इसकी जो रेजिस्टिविटी है रो, वो आपको कितना दिया हुआ है, बोलिए K डिवाइड बाई R स्क्वायर, वह R क्या है डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिज, R क्या है डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिज, कोई डाउट है। तो अब इस पूरे वायर का मुझे क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पहले हम क्या मानेंगे, क्योंकि ये रेडियली चेंज हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, एक पहले छोटे R रेडियस का क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस। पहले स्मॉल रेजिस्टेंस निकालेंगे। स्मॉल रेजिस्टेंस कितना होगा, dr
इज इक्वल टू, रेजिस्टेंस क्या होता है, फॉर्मूला क्या था, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, पता है सभी को। तो ये कितना हो गया, रो एल तो कंप्लीट है इसकी क्योंकि एल में वेरिएशन नहीं है, डिवाइड बाई एरिया। एरिया आप किसका लेंगे, ध्यान दो पहले, क्योंकि आर की जो वैल्यू है रेजिस्टिविटी की वो इस आर से लेके इस आर तक वैरी कर रही है, यानी कि 0 से कैपिटल आर तक वैरी कर रही है रेजिस्टेंस की वैल्यू। कैपिटल आर मत मान लो, इसका रेडियस में मान देता हूँ ए। क्या मान लिया मैंने इसका रेडियस ए, तो 0 से ए तक वैरी कर रही है। तो एक स्मॉल में यहाँ पे एक स्मॉल इसमें मैं एक सेल मान लेता हूं, इस स्मॉल का रेजिस्टेंस है डी आर, इस सेल की थिकनेस कितनी है, ये वाली क्या है थिकनेस, ये सामने। यानी कि अगर मैं इसका फ्रंट व्यू देखूं तो इसका रेडियस हो गया आर और ये जैसा इसकी थिकनेस कितनी हो गई है डी आर। मुझे फ्रंट व्यू देखूं तो मैं इसका स्मॉल रेजिस्टेंस निकाल रहा हूं, ये वाला जो मैंने बताया ये कितना है डी आर, ये इसका रेडियस, ठीक है। इस स्मॉल पार्ट का मैं क्या निकालूंगा, रेजिस्टेंस निकालूंगा। इस स्मॉल पार्ट का, इस सेल का अगर मैं देखूं तो रेजिस्टेंस कितना होगा, इसकी रेजिस्टिविटी, इसकी लेंथ, क्योंकि ये लेंथ पूरा सिलेंडर अंदर लेंथ एल तक है। ये पता है ये कौन सा पोर्शन दिखाया, ये वाला पोर्शन दिखाया मैंने, ये वाला, ये वाला है। तो अब ये इसका एरिया कितना होगा, इस स्मॉल सेल का एरिया तुम्हें पता है, कंप्लीट का एरिया कितना होता है पाई आर इसके, मगर स्मॉल का एरिया कितना होगा, बोलिए बेटा, पाई 2r dr, यही होगा ना, यानी कि 2 पाई r dr। तुम देखो तो 2 पाई r, अगर मैं इसे खोलूँ तो 2 पाई r क्या होगी, कंप्लीट लेंथ होगी इंटू में थिकनेस, 2 पाई r लेंथ इंटू में थिकनेस एरिया बनता है ना। तो यानी कि अगर मैं इस सेल का एरिया देखूँ, इस छोटे से सेल का, तो इस सेल का एरिया कितना हो गया, कोई बताएगा, इस सेल का एरिया हो गया 2 पाई r dr, ये हो गया। अब तुम्हें पता है कि रो की वैल्यू, रो खुद चेंज कर रहा है कितना, k डिवाइड बाई आर स्क्वेयर एल डिवाइड बाई 2 पाई r dr, यही है ना। अब ध्यान दो, इंटीग्रल पार्ट यहाँ पे क्या है dr, क्या कभी वो डिवाइड में होता है, नहीं होता। तो मैं इसका रेजिस्टेंस ना निकाल के कंडक्टेंस निकाल लूँ, तो 1 बाई dr क्या बनेगा बेटा, 1 बाई dr, सॉरी 1 बाई dr की वैल्यू मैं निकालूंगा, 1 बाई dr, तो कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल कहूँगा तो कितना आएगा, 1 डिवाइड बाई के एल डिवाइड में ऊपर कितना आ गया बेटा 2 पाई आर की क्यूब dr, है ना। इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा मेरे पास, रेसिप्रोकल में ऑब्वियसली इसका इंटीग्रेशन होगा, मतलब इसका इंटीग्रेशन। और यहाँ पे जो आर है वो कहाँ से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट है, कहाँ तक गया है, ए रेडियस तक, तो 0 से ए। तो मेरे पास यहाँ पे 1 बाई आर रेजिस्टेंस निकाल दो तो कितना आएगा, 2 पाई कॉन्स्टेंट है डिवाइड बाई के एल आर की 4 डिवाइड बाई, सॉरी आर की 4 डिवाइड बाई 4, लिमिट क्या है 0 से ए। तो अब मेरे पास यहाँ पे 1 बाई आर, 1 बाई रेजिस्टेंस कितना हो गया, बोलेगा कोई, बोलिए बेटा, 2 पाई ए की 4 डिवाइडेड बाय 4 के एल, यही है ना। यहाँ तक कोई डाउट है, ध्यान से देखना चाहिए। मुझे पता है कि यहाँ पे जो ए है आंसर एरिया में, एरिया जो इसका क्रॉस सेक्शन था वो पाई ए स्क्वेयर होगा। ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया हमने इसका माना हुआ है वो कितना है, पाई ए स्क्वेयर। तो ऐसा को पाई से इंटू पाई से डिवाइड, मैंने पाई से इंटू किया, पाई स्क्वेयर हो गया, पाई से डिवाइड कर दिया, पता है ना, मैंने पाई से इंटू किया और पाई से डिवाइड कर दिया। अब ये क्या हो गया, एरिया का स्क्वेयर, ये 2 कटेगा, है ना। तो कितना हो गया, ऊपर एरिया का स्क्वेयर, नीचे कितना आ गया 2 के एल इंटू में पाई, ये है 1 बाई आर। तो देयरफॉर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, बोलिए बेटा, 2 पाई के एल डिवाइड बाई एरिया का स्क्वेयर। है कोई ऑप्शन ऐसा, है कोई? इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कम से कम 2 बार करेंगे ताकि आपको आंसर याद हो जाए। आएगा तो एज इट इज आएगा, ये एक बार क्वेश्चन जेईई एडवांस में आ चुका है। सेल का स्मॉल का निकालना है, जब इस तरह से वेरिएशन दिया हो रेजिस्टिविटी का, तो एक स्मॉल सेल का निकालते हैं फिर इंटीग्रेट करते हैं।
ये भी एक नया कंसेप्ट है कि डिवाइड में तो होता नहीं है dr, पता है ना, fx dx होता है, इंटीग्रेशन ऊपर होता है, तो इसी वजह से मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया। और टोटल r निकालने के लिए ऑब्वियसली इसका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन। कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, अब आगे ध्यान दो। कोई डाउट है इसमें? अगला ध्यान दो, समझिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से समझना है। कीपिंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन द माइंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कोलिजन डायग्राम इज नॉट करेक्ट। कंजर्वेशन का मतलब क्या है, ध्यान दो। कोलिजन में पता है ना, दो बॉडी अगर कोलाइड कर रही है, मान लो ये भी मूव कर रहा है, ये भी, यहाँ पे दोनों बॉडी कोलाइड हो गई और आफ्टर कोलिजन ये मूव कर रहे हैं, तो ये हो गया इसका इनिशियल मोमेंटम। और कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग इन दोनों का सम मान लो ये है फाइनल मोमेंटम, तो कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल। कंजर्व्ड है चीजें, कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है, यहाँ पे कोई लॉस ऑफ एनर्जी है नहीं, मतलब जितना पहले मोमेंटम था उतना ही बाद में, यही होगा। अब तुम्हें पता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये बॉडी और ये कोलाइड हो रही है इस वाली बॉडी के साथ, इस वाली बॉडी के साथ, और आफ्टर कोलिजन ये इनमें से एक m1 हो गया, एक m2 हो गया, अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो कौन सा पॉसिबल है, समझिए। तुम्हें पता है कि अगर इनिशियल मोमेंटम की डायरेक्शन ये है तो फाइनल की भी यही होनी चाहिए, कंजर्वेशन का तो ये मतलब है। अब वेक्टर सम देखो, तुम्हें पता है कि इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं, इसके पैरेलल में ये वाली लाइन जाएगी, इसके पैरेलल में ये वाली लाइन जाएगी, तो क्या दोनों का रिजल्टेंट यही तो आ रहा है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। तो यानी कि ये हो सकता है वेक्टर सम के हिसाब से, इन दोनों का रिजल्टेंट यहीं पे जाएगा जिस डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम था, यानी कि ये पॉसिबल है। इसी तरह से क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? इसकी पैरेलल एक लाइन खींचो, इसकी पैरेलल एक लाइन खींचो, तो इनका रिजल्टेंट ये गया, पॉसिबल है दोनों का रिजल्टेंट। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। इसकी पैरेलल एक लाइन खींचो, इसके पैरेलल एक लाइन खींच दो, हो सकता है ना। मगर इन दोनों का, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, बेशक इक्वली क्यों ना हो जाए, इसके पैरेलल नीचे वाली के इसके पैरेलल खींचूंगा तो रिजल्टेंट ये जाएगा ना भाई। क्या ये इनिशियल के इक्वल है? तो क्या मुझे एज इट इज मोमेंटम मिला? कंजर्वेशन तो यही कहता है ना, जितना पहले था मोमेंटम, जिस डायरेक्शन में था, जितना मैग्नीट्यूड था उसी डायरेक्शन में उतनी ही मैग्नीट्यूड पे फाइनल भी होना चाहिए। तो 3 डायग्राम तो है, मगर चौथा क्या है, ऐसा फॉलो नहीं कर रहा, तो चौथा क्या है यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो एक्चुअली नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, तो आंसर यही हो गया। नहीं आया समझ में? कोई नहीं, खाली वेक्टर यूज करना था, नथिंग एल्स। समझ में आ गया? इन दोनों का रिजल्ट ऑब्वियसली बीच में से जाएगा, बीच में से जाएगा, बीच में ये आ गया, इन दोनों का बीच में से जाएगा, इन दोनों का बीच में से ये जाएगा, मगर है ना। और अपनी जो डायरेक्शन है वो ये वाली है, तो यही पॉसिबल नहीं है। कोई डाउट है? ठीक है, आगे ध्यान दो। अगेन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद रखो, ये पिछली बार ऑनलाइन में भी आया हुआ था, सेम इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन जेईई मेंस में। आपको क्या दिया हुआ है? टू आइडेंटिकल बिलियर्ड बोर्ड आर इन कॉन्टैक्ट ऑन ए टेबल। ध्यान दो, 2 आइडेंटिकल बिलियर्ड बोर्ड है, एक ये, दो बॉल है कॉन्टैक्ट में है, एक थर्ड आइडेंटिकल, ये 2 बॉल है मान लो ए बी, एक थर्ड आइडेंटिकल बॉल स्ट्राइक सिमेट्रिकली, यानी कि जो तीसरी बॉल है वो इन दोनों के सिमेट्रिकली स्ट्राइक कर रही है, यूं सी, वो यूं स्ट्राइक कर रही है, सिमेट्रिकली स्ट्राइक करेगी एंड कम टू रेस्ट, यानी कि अब फाइनली ये तो रेस्ट पे आ गई और ये मूव करेगी, क्योंकि ये इससे यूं कोलाइड कर रहा है ना बेटा, ये टेंजेंशियली ये यूं कोलाइड कर रहा है, तो यानी कि आफ्टर कोलिजन अब ये वाली बॉडी यहाँ पे मूव करेगी और ये वाली बॉडी यूं मूव करेगी, बी वाली यहाँ पे मूव करेगी, ए वाली यहाँ पे मूव करेगी और सी अपनी जगह रेस्ट पे। यही क्वेश्चन बताना चाह रहा है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब ये चीज आपको याद होनी चाहिए डेफिनेशन में। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी
याद है किसी को? रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। ये है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला मग। अब आज के इस टाइप के पहले सिंपल क्वेश्चन आते थे, दो एक ही डायरेक्शन में तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में तो माइनस हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो गया, पता है ना। मगर अब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इसमें क्या हो गया, कोलिजन वाले में, कोलिजन में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ये ऑब्लिक कोलिजन में, इन ऑब्लिक कोलिजन ई का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर कोलिजन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ बॉडी या कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, क्या आएगा यहां पे, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन डायरेक्शन आफ्टर कोलिजन, इन डायरेक्शन ऑफ आफ्टर कोलिजन। समझाएंगे अभी से, फिलहाल इसे याद रखो। अब समझिए, पहले तो देखिए कि हो क्या रहा है भाई, तीनों का मास सेम है, ये मान लो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, ये भी आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, और दोनों के बीच में ये वाला थीटा एंगल है, तो सिमेट्रिकली तो ये वाला भी कितना होगा बेटा, थीटा ही होगा। तो इसका यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट हो गया, mv का cos थीटा, और नीचे वाले का भी कितना हो गया, mv का cos थीटा, और इसका यहाँ पे m u वेलोसिटी से मान लो ये स्ट्राइक कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से, u। तो कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग जितना इनिशियली मोमेंटम होगा उतना ही फाइनल होगा। तो पता है कि फाइनल में तुम कहोगे इसके ऊपर वाले कंपोनेंट भी होंगे, बेशक होंगे ऊपर वाले कंपोनेंट, ये क्या हो गया mv sin थीटा, और नीचे इसका भी क्या होगा mv sin थीटा। तुम देखो तो इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमेशा जितना जिस डायरेक्शन में जिस मैग्नीट्यूड में इनिशियल मोमेंटम था उतना ही फाइनल आएगा, यही कंजर्वेशन है। अब इनिशियली मोमेंटम कितना हो गया mu, फाइनली क्या हो गया, दोनों का सम कितना हो गया 2mv cos थीटा, m से m कट गया, तो यानी कि वेलोसिटी u इजिकल टू कितना हो गया 2v cos थीटा। अब समझिए, मुझे थीटा नहीं पता, थीटा कैसे निकालूंगा, समझिए। एक तो से ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है मतलब ये एक ट्रायंगल यूं बन गया, ये r ये r, दोनों का ये डिस्टेंस कितना हो गया बेटा 2r, ये भी r टेंजेंशियली टच कर रहे हैं, ये भी कितना आ गया 2r, और ये दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस भी कितनी होगी 2r। तो ये तो सिमेट्रिकल यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो इसका जो टोटल एंगल बनेगा 60 का बनेगा, तो ये आधा कितने का बन गया 30 का, ये कितने का हो गया 30 का, यानी कि ये जो थीटा है वो कितना है बेटा 30 डिग्री। तो यानी कि cos थीटा यहाँ पे कितना हो गया u इजिकल टू कितना हो गया 2b cos 30 हो गया, cos 30 कितना हो गया √3/2, 2 से 2 कट गया u। तो फाइनल वेलोसिटी देखो तो u/√3 आ गया, कोई डाउट है कितना आ गया u/√3। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं e देखूँ तो ध्यान से देखना, अब कभी भी ऑब्लिक कोलिजन हो जाए तो e इजिकल टू v वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर कोलिजन, ऑब्वियसली यहाँ पे एक बॉडी मूव करेगी, जब भी एक रुक जाए तब यूज करना है ये फॉर्मूला। तुम देखो तो आफ्टर कोलिजन की वेलोसिटी कितनी है, इस वाली डायरेक्शन में वो कौन सी वेलोसिटी है v, बिफोर कोलिजन कौन सी है, ये वाली वेलोसिटी क्या है u, कितने एंगल पे ये 30। तो अब इसी के अलोंग कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी देखेंगे पहले वाली बॉडी का इन द डायरेक्शन आफ्टर कोलिजन, यानी कि इस u का इसमें कौन सा कंपोनेंट होगा, ये 30 है तो ये वाला भी 30 हो गया, तो यहां पे कौन सा कंपोनेंट हो गया बेटा u cos 30 हो गया, होया नहीं हुआ। तो यहां पे डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में क्या आएगा u cos 30, बस ये आंसर होगा। अब आंसर निकालना है,
v कितना है मेरे पास, कोई बताएगा? v कितना है, u बाय √3, u इंटू में cos 30 कितना होता है बेटा, √3/2। तो √3 से √3 कट गया, नहीं कटेगा, ये तो डिवाइड में आएगा ना, u से u कटेगा, 2 ऊपर जाएगा, 2/3 आ गया। है कोई ऑप्शन ऐसा? है कोई ऑप्शन ऐसा? पहले ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी पिछली बार 2022 के जेई मेन में भी आया हुआ था क्वेश्चन, 2022 के जेई मेन में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लिखो एक बार। नो आगे ध्यान दो। ये समझ में आ गया ना? आपको ये कंसेप्ट याद रखना, कभी भी ऑब्लिक कोलिजन में क्या होता है, एक बॉडी कोलाइड हुई, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में गई। हेड ऑन कोलिजन होता है जब एक की डायरेक्शन में, हेड ऑन कोलिजन में जाता है, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ऑब्लिक में ऐसे में एक बॉडी जो मूव कर रही है आइडेंटिकल शेप ही देते हैं, तो वो वाली वेलोसिटी रखनी है और फिर पहले वाली बॉडी का उस वाली डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है वो डिवाइड में करना है। तो v डिवाइड बाई u का cos 30 कंपोनेंट आ गया, ये होगा तुम्हारे पास कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दो। आपको दिया हुआ ए यूनिफॉर्म क्यूब ऑफ साइड ए एंड मास कितना दिया हुआ m, रेस्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से देखना। ए हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज अप्लाइड नॉर्मल टू वन फेस एट अ पॉइंट दैट इज डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ द फेस। ध्यान दो, ये क्यूब है, मैं इसका फ्रंट व्यू दिखा रहा हूं, ये किसी सरफेस पे रखा गया है, ये सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है। ऑब्वियसली इसका सेंटर यहां पे हो गया, हाँ, ये जो सेंटर से ये वाली हाइट है ये कितनी होगी बेटा, क्यूब की साइड है a, तो ये कितना हो गया a/2। अब ये कह रहा है कि ध्यान से पढ़ना, ए हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज अप्लाइड नॉर्मल टू वन फेस एट ए पॉइंट विच इज डायरेक्टली अबव द सेंटर एट ए हाइट ऑफ a/2। यानी कि ये एक फोर्स मैंने यहां पे लगाया है, फोर्स F, इसमें मैं लगाया कि ये जो फोर्स है इस फेस की तो नॉर्मल है और इसकी जो सेंटर लाइन है इससे कितनी हाइट पे बेटा, a/4 पे। यानी कि अगर मैं जमीन से इसकी हाइट देखूं तो ये जमीन से कितनी हाइट होगी, दोनों का सम कितना हो गया बेटा, 3a/4 जमीन से, ठीक है। अब मिनिमम फोर्स F फॉर विच द क्यूब बिगिन टू टॉपल। टॉपल का क्या समझ में आ रहा है? टॉपल क्या होता है समझिए। तुम्हें पता है कि अगर ये क्यूब है, मैं सेंटर पे फोर्स लगाऊं तो ये क्यूब क्या होगा, आगे की हो जाएगा, सेंटर पे फोर्स लगाऊं। मगर जैसे ही मैं फोर्स ऊपर लगाऊंगा तो ये क्यूब इस पॉइंट के अबाउट टॉपल कर सकता है, यानी कि रोटेट कर सकता है। टॉपल करने का मतलब अब सो हो सकता है कि इसकी शेप ये बन जाए, यूं टॉपल करके रोटेट कर जाए, इसे कहते हैं टॉपलिंग। समझ में आ रहा है? टॉपलिंग का मतलब क्या है? टॉपलिंग कब होती है, जब रोटेशन हो जाए, ठीक ना। और रोटेशन कब होगा, जब फोर्स क्या है डायरेक्ट सेंटर पे ना लग के कहां पे लगे, ऊपर लगे, तब। तो यहां पे टॉपलिंग हो सकती है। अब मिनिमम फोर्स टॉपल होगा तो इस वाले पॉइंट से, यानी कि रोटेशन होगा तो इस जगह से। रोटेशन करने के लिए कौन कौन से फोर्स होंगे, एक तो इसका mg भी से रोटेट कर सकता है, ठीक है, सेंटर पे, और दूसरा ये फोर्स। अब टॉर्क जो होता है वो होता है फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पता है, फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एट टॉपलिंग पे यानी कि इस वाले पॉइंट पे फोर्स यहां पे दो लगे, एक तो mg कितनी डिस्टेंस पे बेटा, a/2, तो इस वाले mg का टॉर्क कितना हो गया, mg इंटू में डिस्टेंस कितना, a/2, ये तो हो गया mg का टॉर्क, एंड दैट शुड बी इक्वल टू किसका, इसका टॉर्क। अब यहां से टॉपल कहेगा ना, फोर्स की डायरेक्शन ये है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितनी होगी यहाँ पे, 3a/2। तो फोर्स का टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे कितनी होगी, 3a/2। तो अगर मैं देखूँ तो फोर्स कितना चाहिए होगा, a से a कट गया, 2 से 2 कट गया, अच्छा 3a/4 है तो कट के कितना आ गया, 2। तो फोर्स इक्वल टू कितना हो गया, ये 2 मल्टीप्लाई हो गया 2mg/3,
2mg/3 हो गया, ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, एक बार IIT में आ चुका है, मगर उस समय जो क्वेश्चन आया हुआ था वो पूरा टॉप पे लग रहा था। कहाँ पे लग रहा था वो? टॉप पे। तो उसका आंसर आया था mg/2। टॉप पे लगेगा तो ये वाली डिस्टेंस कितना हो गया? a हो गया, a आ गया, ये पूरा a से कट गया तो mg/2 था। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये IIT में एज इट इज मेगा से है भी, काफ़ी पुराना क्वेश्चन, 2002 के आसपास का क्वेश्चन आया हुआ है, उसी को मॉडिफाइड करके ये दिया हुआ है। कोई डाउट है? समझ में आ गया? टॉपलिंग में दो फोर्सेस लगेंगे, दोनों फोर्स के टॉर्क को बैलेंस करना है। एक तो वेट इग्नोर नहीं कर सकते आप, वेट इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2 हो गया। दूसरा ये फोर्स लगेगा। टॉपलिंग आ जाए हमेशा इसी कंसेप्ट पे लगा हुआ है, इसके अलावा कोई कंसेप्ट नहीं है टॉपलिंग में। एक दो क्वेश्चन मिलेंगे, अगर तुम बुक में कभी भी छानोगे तो दो ही क्वेश्चन है जो आए हुए हैं, एक जो मैंने IIT का बताया, एक क्वेश्चन इस टाइप का नीट में भी आया हुआ। वो क्वेश्चन क्या है? वो यहाँ पे एक h हाइट पे चढ़ाना है इसे, बॉल को h हाइट पे, तो कितना फोर्स मैं लगाऊंगा? वहां पे फोर्स लगाया था सेंटर पे, कितना फोर्स लगाऊं कि ये बॉडी, पता है ना, जैसे पहिया आ गया बीच में, कोई ऑब्स्टिकल आ गया, उस पर चढ़ाना है, तो कितना फोर्स लगाओगे? समझ में आ गया? या स्कूटी पे आ गया, बीच में कोई स्टॉपल आ गया, तो कितना फोर्स लगेगा सेंटर पे धक्का देने के लिए? तो क्या होगा? मान लो ये F फोर्स लगाया, F, अब इसका रेडियस मान लो R दिया हुआ है, तो यहां से ये टॉपल तो यहां से गएगा ना भाई, तो ये फोर्स की एक्सिस ये हो गया, तो फोर्स के एक्सिस से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? R माइनस में h, तो फोर्स इंटू में R माइनस में h इजिकल टू कितना होगा? दूसरा mg से, और mg से ये वाली डिस्टेंस कितनी है? ये वाली डिस्टेंस ये R है, और ये क्या है? ये R माइनस में h है, तो mg से ये डिस्टेंस कितनी होगी भी? कैसे निकालूंगा मैं? ये क्या आएगा? mg इंटू में R स्क्वायर में से घटाऊंगा क्या? R माइनस में h का होल स्क्वायर घटाऊंगा, तो f निकल जाएगा। समझ में आ गया? जरा सा ध्यान रखना है कौन सी डिस्टेंस है। सेम कंसेप्ट है, बुक में दो ही क्वेश्चन मिलेंगे, एक IIT वाला, एक ये नीट में आया हुआ था, ठीक है ना। तीसरा ये वाला क्वेश्चन भी नोट डाउन। टॉपलिंग में ये 3 क्वेश्चन है, बस हो जाएगा। आगे बढ़े, समझ में आ गया क्या करना है? दोनों फोर्सेज के टॉर्क को बैलेंस करना है, दोनों फोर्सेज के टॉर्क को बैलेंस। दो फोर्सेज दिख जाएंगे, वेट तो इग्नोर नहीं करोगे, दूसरा फोर्स, हो जाएगा। ठीक है, आगे ध्यान दो। आपको दिया हुआ है ए फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस f व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एयर, सॉरी एयर में उसका फोकल लेंथ कितना है? f। व्हेन इट इज इमर्ज इन लिक्विड इट बिहेव एज कन्वर्जिंग लेंस। समझिए, 12th का कोई क्वेश्चन, कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन बहुत सिंपल है बिना सॉल्व किए, बहुत सिंपल है, सॉल्व करूंगा तो बहुत कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। बिना सॉल्व किए अगर आपको याद करना है तो फिजिक्स में हमने बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ क्वेश्चंस किए हुए हैं, उन क्वेश्चनों का एक क्वेश्चन बैंक आपके दिमाग में होना चाहिए। ये बताइए, कोई लेंस, ये कौन सा लेंस है? कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स है तो कन्वर्जिंग है, और बाद में भी बिहेव कर रहा है किसी लिक्विड में भी एज ए कन्वर्जिंग, तो उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? लेंस से ज़्यादा या कम होगा? लेंस से कम होगा। लेंस का फोकल लेंथ कितना है? 1.5, तो लिक्विड का जो फोकल लेंथ होगा वो 1.5 से कम होगा, जो कि 3/2 है। तो ये खत्म हो गया, मगर दो ऑप्शन है इसे, आगे बढ़े, दो ऑप्शन है इसे। चलिए, एक तो कंफर्म हो गया, पहला ऑप्शन खत्म, तो ऑल ऑफ दिस ये भी खत्म हो गया, पहला ही नहीं है तो ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से कौन सा होगा? आगे बढ़े, कन्वर्जिंग है तो ऑब्वियसली 1.5 यानी कि 3.2 से तो छोटा ही पाएगा। डाइवर्जिंग होता तो इससे बड़ा, मेरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, पहला ही आंसर लगा लेता, पता है ना, और गायब हो गया तो इक्वल। ठीक है, आगे बोला है कि ऐसा करने से फोकल लेंथ कितना हो गया? x टाइम्स हो गया। कितने टाइम्स हो गया? x टाइम्स, और x ग्रेटर देन 1 है, यानी कि डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। याद है मैंने बताया था, अगर कोई कन्वेक्स लेंस वाटर में इमर्ज कर दूं तो कितने टाइम्स होगा? 4 टाइम्स। एक क्वेश्चन 12th का है,
कोई लेंस अगर वाटर में इमर्ज कर दूं तो उसका फोकल लेंथ कितना हो गया था, 4 गुना हो गया था। मैंने उसे बोला भी था कंपटीशन के लिए, याद को डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तो 4 गुना हो गया, मतलब वो वाटर जैसी चीज होगी। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, जो कि क्या हो गया, मोर देन 1 होगा ना। तो कौन सा ऑप्शन आपको एग्जैक्ट लग रहा है, दूसरा। बिना सॉल्व किए जहां सा मेमोरी पार्ट आपका काम करेगा तो क्वेश्चन बैंक आपके दिमाग में है। तो इसी वजह से जब भी गो लॉट ऑफ क्वेश्चंस कर दो ताकि क्वेश्चन बैंक बढ़ा जाए। कोई डाउट है? अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो प्रोसीजर वही जो मैंने वाटर वाला केस किया था फॉलो करूँगा। वहाँ पे 1/, याद है ना, मैंने एक बताया था, एक जगह आया था एफ ऑफ एयर डिवाइड बाई एफ ऑफ वाटर इज इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू एयर माइनस में 1 डिवाइड बाई म्यू ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू वाटर माइनस में 1। ये आया था। ये सब वैल्यू पुट करूँगा, फिर ये तो f दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है, x टाइम्स में f दिया हुआ है, इन्हें कट करूँगा। ये क्योंकि 1/x आ गया, 1/, यानी कि x क्या है, मोर देन 1 है, तो ये क्या होगा, लेस देन 1। देन उससे कंपेयर करके निकालूंगा, आ जाएगा मोर देन 1 आ जाएगा। और कन्वर्जिंग वाले से तो ये पॉइंट पता चल रहा है। लेंदी जाएगा सॉल्व करने पे, कंसेप्ट है तो आप सीधा आंसर लगा सकते हैं। कोई डाउट है? आगे देखिए अगला क्वेश्चन। ए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज इमर्ज इन लिक्विड। ये भी सीबीएसई में क्वेश्चन आया हुआ है। ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ, 1.33। इट हैज ए स्लिट सेपरेशन। तुम्हें पता है कि यंग डबल स्लिट है, स्लिट की सेपरेशन को स्मॉल डी मानते हैं जो कि 1 mm है ना। और डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन क्या मानते हैं, कैपिटल डी मानते हैं, जो कि कितना दिया हुआ, 1.33 मीटर। स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाय पैरेलल बीम ऑफ वेवलेंथ कितनी दी हुई है बेटा, एंगस्ट्रॉन के लिए 10⁻10 लगाते हैं। देन द फ्रिंज विथ इज बीटा कितना होगा, तो पता है कि बीटा इजिकल टू कितना होता है, लैम्डा डी बाय डी। मगर क्योंकि ये मीडियम में पूछा है, इट इज कैप्ड इन ए मीडियम, इमर्ज कर दिया मीडियम में, तो लैम्डा इन मीडियम आ जाएगा यहाँ पे। और ये क्या है, लैम्डा इन एयर दिया हुआ है। तुम्हें पता है कि लैम्डा इन एयर डिवाइड बाई लैम्डा इन मीडियम इजिकल टू म्यू होता है। तो लैम्डा इन मीडियम कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से लैम्डा इन मीडियम निकालूँ तो कितना आएगा बेटा, बोलिए ना, लैम्डा ऑफ एयर डिवाइड बाई म्यू आएगा। तो ये कितना हो गया, लैम्डा ऑफ एयर डिवाइड बाई म्यू डी बाय स्मॉल डी, यही आएगा। अब सभी वैल्यू पुट करना है एक बार। लैम्डा ऑफ एयर कितना दिया हुआ है, 10⁻10 आ गया। कैपिटल डी कितना है, 1.33 डिवाइड बाई म्यू कितना दिया हुआ है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो कितना है, 1.33 है ना भाई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कितना दिया हुआ है, 1.33 इंटू में क्या बच गया, स्मॉल डी। स्मॉल डी कितना है, 10⁻3। इससे ये कट गया, कितना आ गया, 6.3 इंटू 10⁻4 4 आएगा ना, क्योंकि 63 इंटू 10⁻5 आ रहा है, 63 इंटू 10⁻5 आ रहा है। तो कितना आ गया आंसर, कोई डाउट है यहाँ तक, सिंपल है। तो मैं याद हो तो मैंने, अगर 12th का दिमाग में जैसा हो तो मैंने बताया था बी इन मीडियम इजिकल टू बीटा इन एयर डिवाइड बाई म्यू बताया हुआ है ना। वहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लैम्डा डी बाई डी डिवाइड बाई म्यू, सीधा फॉर्मूला पुट करोगे आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े ना, अगला क्वेश्चन है, a beam of light strike the surface at angle 60 degree and the reflected beam became complete polarized। सीबीएसई से हटा दिया गया था, मगर आपको पता होना चाहिए जब ये कंप्लीटली पोलराइज हो गया तो ये कौन सा एंगल हो गया, पोलराइजिंग एंगल। कौन सा एंगल हो गया, पोलराइजिंग एंगल, याद रखना। आईपी से नोट करते हैं, और ये कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। इस पर एक खासियत होती है, याद रखना, पोलराइजिंग एंगल की। मैं जरा सी थोड़ी पार्ट दे रहा हूँ, इसका ध्यान देना। पोलराइजिंग एंगल पे अगर कोई रे होती है तो उस केस में रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे, ये कौन सी रे, रिफ्रैक्टेड, और ये कौन सी है, रिफ्लेक्टेड, ये दोनों आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर। याद आ जाएगा,
जब ये एंगल पोलराइजिंग एंगल होगा तो उस केस में रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टेड रे आपस में क्या होंगी, 90 डिग्री होंगी। याद आ जाएगा, आपस में क्या होंगी, 90 डिग्री होगी। अब अगर ये इंसिडेंट है तो ये भी रिफ्लेक्टिंग भी इतना ही हो गया, ये क्या हो गया, आर हो गया। फॉर्मूला आपको पता होना सीधा, ब्रस्टर लॉ के अकॉर्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 10 IP होता है। क्या होता है, 10 IP। तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा हुआ है तो 10 ऑफ IP कितना है, 60। तो आंसर कितना हो गया, √3। ये बहुत सिंपल होते हैं क्वेश्चन। अब मैं ये प्रूफ करवा देता हूँ 10 IP कैसे। तो मैं पता है कि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, साइन IP डिवाइड बाई, बोलिए बेटा, साइन R होगा। ये 90 है, तुम्हें पता है कि IP प्लस में 90 प्लस में R कितना होगा, 180 होगा। तो R इजिकल टू कितना हो गया, ये कट गया 90 माइनस में IP। तो R की जगह क्या लिखूंगा, साइन IP डिवाइड बाई साइन R को क्या लिखूंगा, 90 माइनस में IP। और ये कितना हो गया, साइन IP डिवाइड बाई साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस IP, जो कि कितना हो गया, 10 IP। हो गया प्रूफ। तो याद रखना पोलराइजिंग एंगल पे 10 IP कितना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पोलराइजिंग की खासियत क्या है, रिफ्लेक्टिव रिफ्रैक्टेड है, दोनों परपेंडिकुलर होंगे। ये कंसेप्ट लिख लो, ये 12th में नहीं था, अब मैंने बता दिया, याद होना चाहिए आपको ना। अब आगे ध्यान दो। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत सिंपल होते हैं, डायमेंशन के क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएंगे। आपको क्या बोला हुआ है, P क्या यहाँ पे रेडिएशन प्रेशर है, C क्या यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है, और Q क्या यहाँ पे एनर्जी है। इनकी पावर X, Y, Z, ये क्या है, डायमेंशन लेस, यानी कि M0, L0, T0। सिंपल है। अच्छा, ये भूल जाओ कि रेडिएशन प्रेशर है, सिंपल। ये क्या है, प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स ओवर एरिया। फोर्स का कितना होगा, ML T-2 डिवाइड बाई लेंथ का स्क्वायर एरिया। तो कितना आएगा बोलेगा कोई, ML-1 T की पावर -2 का पावर X। Q क्या है यहाँ पे, एनर्जी। एनर्जी का कितना होता है, ML² T-2 का Y। पता है Q एनर्जी है। सिर्फ इसे देखो क्या चीज़ है, रेडिएशन तो छोड़ो, एनर्जी तो एनर्जी होगी, जूल में मेजर करोगे। डायमेंशन फॉर्मूला ML² T-2। C क्या है यहाँ पे, C क्या है बेटा, स्पीड। C क्या है, स्पीड। स्पीड क्या होता है, LT-1। क्या होता है, LT-1 की पावर कितनी है बेटा, Z इजिकल टू M की पावर 0, L की पावर 0 और डायमेंशन लेस है। अब टोटल M की पावर देखिए कितना है, यहाँ पे X प्लस में वहाँ पे Y, बस। टोटल लेंथ की पावर माइनस का X प्लस का 2Y प्लस का Z, और T की पावर माइनस का 2X माइनस का 2Y माइनस का Z इजिकल टू कितना है, M0, L0, T0। आपको यहाँ से 3 इक्वेशन आ जाएगी, 3 इक्वेशन आएगी। पहला आपके पास क्या आ गया, x प्लस में y इजिकल टू कितना आ गया, 0। दूसरा आपके पास क्या आ गया, ये कितना है बेटा, माइनस का x प्लस में 2y प्लस में z इजिकल टू कितना आ गया, 0। तीसरा जरा ध्यान से देखना, यहाँ से अगर मैं माइनस का 2 कॉमन निकाल दूँ, माइनस का 2x प्लस में y माइनस में z इजिकल टू कितना आ गया, 0। क्या मैंने ठीक लिखा हुआ है, क्या मैंने ठीक लिखा हुआ है? अगर मैंने ठीक लिखा हुआ है तो z की वैल्यू 0 आ गई, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। नहीं, इन्हीं दो से -2 कॉमन निकाले बेटा, है ना। हाँ मैंने गलत लिखा हुआ है, नहीं ठीक है, माइनस का 2x हो गया, माइनस का 2y हो गया और माइनस का z हो गया, है ना। यहाँ पे कितना है, x प्लस में y, ठीक है एकदम। और एक बार पावर देख लो, ठीक है ना, m की l की पावर देखना, माइनस का x 2y, क्या कहता है,
कहाँ पे दिया हुआ है? अरे यार, ध्यान दो, हमने यहाँ पे जहाँ सी गलती कर दी, खाली एनर्जी देखा, जबकि क्यू क्या है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है। यानी कि जो क्यू है मेरे पास वो क्या है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो इसका डायमेंशन एनर्जी का कितना हो गया? ml(t-2) ml इसके, है ना, डिवाइड बाई एरिया डिवाइड में टाइम। तो कितना आएगा बेटा? इससे ये कट गया, बोलिए ना, mt की पावर माइनस का 1, नहीं ये 1 था ना, प्लस का 1 था ना ये, तो कितना आएगा? माइनस का 3 आएगा। हमने यहाँ पे गलती कर दी है, मैं इसे जैसा मिटा भी नहीं सकता मैं। कितना हो गया? m, l की कितनी होगी? 0 और इसकी कितनी होगी? 3। अब देखो तो यहाँ पे कितना हो गया? m की पावर, ये एकदम ठीक है ना, l की पावर में कमी है, ये आएगा नहीं, यहाँ पे हटा दो इसे, माइनस का x और प्लस का z, है ना। और तीसरा कौन सा हो गया? इसमें क्या आएगा देखना एक बार, माइनस का 2x, ठीक है, माइनस का 3y आएगा और माइनस का z। अब देखो तो क्या आ गया तुम्हारे पास? x इजिकल टू इतना हो गया, x इजिकल टू कितना आ गया? माइनस का y आ गया, है ना। यहाँ पे क्या आएगा? x इजिकल टू कितना आ गया बेटा? ये तो है ही नहीं, है ना, x इजिकल टू z आ गया। और यहाँ पे भी मैंने गलत लिखा है फिर इस हिसाब से, है ना, ये पूरे काट दूँ, ये कितना है? माइनस का 2x, बोलिए बेटा, माइनस का 3y माइनस का z इजिकल टू 0। अब x कितना है? ये सब कुछ y में कन्वर्ट कर लो, या y सब कुछ x में कन्वर्ट कर लो। y कितना हो गया यहाँ पे? माइनस का 2x, y कितना है यहाँ पे? माइनस का x है, तो y की जगह यहाँ पे कितना आएगा? प्लस का 3x हो जाएगा। और z यहाँ पे कितना है? माइनस का x, ये तो 0 ही आ जाएगा ना, है ना बेटा। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 0। ये भी कोई ऑप्शन में नहीं है, फिर यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। करना तो मैं यही है, ठीक है, फिर यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। कोई डाउट है? देखना कोई ऐसी है जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करी। ये 3 इक्वेशन बनी है ना, x प्लस में y 0 आ रहा है किसी में? देखो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, है ना। चलो इन दो पे फोकस को, यहाँ पे x प्लस में y यहाँ पे 0 आ रहा है, उसमें भी 0 आ रहा है। अब देखो x इजिकल टू z किसमें? इसमें 2 इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, बी आंसर, x इजिकल टू z। नहीं आया समझ में? वैसे तो ये क्वेश्चन हाइपोथेटिकल है, गलत है, क्योंकि x की वैल्यू 0 आ गई, x 0 आ गया तो y भी कितना आ गया? 0, z भी कितना आ गया? 0। मगर आपको अगर एक क्रैमर रूल पता हो, डिटर्मिनेंट में 3 इक्वेशन बनती है, तीनों के राइट हैंड साइड में 0 0 आते हैं, तो इसे हम कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। और क्रैमर रूल क्या कहता है कि अगर x y z भी 0 आ रहे तो हो सकता है उसके डिवाइड में डिनोमिनेटर, यानी कि इसका जो हम मैट्रिक्स निकालते हैं उसका डिटरमिनेंट भी कितना है? 0। तो इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। 2 ही रूल होते हैं, या तो कंसिस्टेंट या यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, और या फिर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन तब होता है जब मैं इसका अगर डिटरमिनेंट निकालूं और ये नॉन जीरो आ जाए, तो नो सॉल्यूशन होता। मगर अगर ये 0 आ रहा है तो आई होप वो भी 0 आएगा, वो भी 0 आएगा, तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो उस केसेज में आप सेटिस्फाई करवा के देख लो, उस केसेज में आप सेटिस्फाई करवा लो, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ गया? ये क्रैमर रूल जब मैथ में आप पढ़ोगे तो आएगा, हैगा सीबीएसई में से। चलो देखते हैं, कोई डाउट है यहाँ तक? हो जाएगा ना, सिंपल है। वैसे ये डायमेंशन क्या है, वो बस बाई चांस वैसी वैल्यू आ गई जिससे कि 0 0 0 बन गया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ऐसे क्वेश्चन शायद एनसीईआरटी में भी एक, ए पार्टिकल इज कंफाइंड टू मूव अलोंग द एक्स एक्सिस बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग वॉल। मतलब मेरे पास क्या है, 2 वॉल दी हुई है एक्स एक्सिस पे, ये है एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स इजिकल टू 0 पे, दूसरा कहाँ पे बेटा, एक्स इजिकल टू ए पे। ये दोनों रिफ्लेक्टिंग वॉल है। व्हाट इट मीन्स,
ये कहता है कि बिटवीन दीज टू लिमिट इट इज मूव फ्रीली, एक पार्टिकल मूव फ्रीली, मान लो ये पार्टिकल है, क्या ये पार्टिकल है, मूव फ्रीली कितनी स्पीड से, v से। तो पता है जब ये मूव कर रहा है v स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड है, तो जाते यहाँ पे कोलाइड गएगा, ये गया यहाँ तक कोलाइड हुआ, फिर क्या गएगा, रिबाउंस करेगा, फिर यहाँ पे कोलाइड गएगा, फिर से कॉल एंड सो ऑन, ये रिपीटेड होता जाएगा। दो वॉल्स के बीच में एक बॉल को मारोगे तो वो क्या करेगा, बार बार रिपीटेडली कोलाइड करेगा। ठीक है, परफेक्ट इलास्टिक है। तो हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम पूछा हुआ है, तो पता है मूव तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से कर रहा है। अगर तुम ग्राफ वाला देखो तो पोजीशन टाइम ग्राफ में कांस्टेंट वेलोसिटी वाला ग्राफ इससे जाता है, पता है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी वाला स्ट्रेट लाइन जाता है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी पोजीशन होगी तो स्ट्रेट लाइन जाता है। अब अगर मान लो इस साइड में वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव, तो वापस आते हुए वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव वेलोसिटी के लिए, नेगेटिव स्लोप नेगेटिव वेलोसिटी के लिए। तो कौन सा हो गया ऐसा ग्राफ, पहला। a/2 टाइम है, तुम्हें पता है यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना a डिवाइड बाई वेलोसिटी v। तो a/2 तक तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, मगर जैसे ही ये टाइम आया वो कोलाइड हुआ, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, रिवर्स होगी। रिवर्स होगी तो सडन चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि डायरेक्शन चेंज। ये पॉजिटिव स्लोप के साथ पॉजिटिव वेलोसिटी है, नेगेटिव स्लोप के साथ नेगेटिव वेलोसिटी है। समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट कितने टाइम तक जाएगा, a/b तक जाएगा, वही 2a/b हो गया। फिर से कोलाइड करके फिर से अपनी इनिशियल स्पीड की डायरेक्शन में आ जाएगा, तो जैसा ये ग्राफ गया था वैसे ही जाएगा। तो आंसर इज ए। नहीं आया समझ में, कोई डाउट है, कोई डाउट है। यूनिफॉर्म स्पीड है v वेलोसिटी से, तो कभी भी कर्व तो जाएगा नहीं, पता है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में याद रखना, पोजीशन टाइम ग्राफ अगर ये जाता है तो रेस्ट के लिए होता है, ये जाता है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए होता है। किसके लिए होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। अगर ये इसमें में जाता है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए होता है, पता है ना। अगर इसमें में जाता है तो ये किसके लिए होता है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के लिए। चालू ग्राफ पता होना चाहिए आपको, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के लिए। तो अभी फिलहाल इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो ये वाला जाएगा, ये पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो आंसर क्या आ गया, ए। कोई डाउट है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, ए पार्टिकल इज ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ए फोर्स एफ इज अप्लाइड, बूझ एफ टी ग्राफ इज इतना। अब ध्यान दो, हमें जो क्वेश्चन पे पूछा गया वो एक्सेलरेशन 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 है। तुम्हें पता है कि अगर मैं इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाऊं, एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स डिवाइड बाई मास। मास क्या है, कांस्टेंट है ना। तो जैसा फोर्स का ग्राफ है वैसे ही एक्सेलरेशन का जाएगा, सेम टू सेम। अगर फोर्स पहले बढ़ रहा है तो मतलब एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, कितने टाइम तक, t1 टाइम तक। फिर इसके बाद एक्सेलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट। अब ये बताइए इस टाइप का कौन सी इंफॉर्मेशन ठीक है। देन बिटवीन 0 से t1 टाइम में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, नहीं, ये तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है ना बेटा। 0 से t1 टाइम के लिए एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो पहला ऑप्शन गलत। इनिशियली बॉडी मस्ट बी एट रेस्ट, यू कांट बी से, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन ये दे नहीं रहा, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में बोला नहीं है, ठीक है ना। आफ्टर t1 एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। भाई t1 टाइम के बाद एक्सेलरेशन क्या है, फोर्स कांस्टेंट हो गया तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो आंसर सी। फाइनली एक्सेलरेशन